हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया चल रहा है? एग्जाम प्रिपरेशन कैसी चल रही है और कितने वन शॉट अभी तक आपने देख लिए हैं? तो जल्दी से कमेंट करके बताओ। खूब सारे सवाल पूछ लिए क्या? बेटा 4 महीने बचे हैं और 4 महीने बहुत सारे नहीं होते। यहाँ से आपको आपकी तगड़ी वाली प्रिपरेशन शुरू कर देनी है बिना रुके। और अगर आपको कोई स्ट्रैटेजी चाहिए तो बेटा साइंस इजीली पे अगर आप जाओगे तो मैंने 3 8 और 5 S का रूल बताया है। यानी कि आज से लेकर आपके आखिरी डे तक एग्ज़ाम के पहले आपके पास कितना टाइम एग्जैक्टली बच रहा है और उसको आप कैसे ढंग से अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो, वो स्ट्रैटेजी आप देख सकते हो। लेकिन फिलहाल हम जिस चीज़ के लिए आए हैं, मैग्नेटिज्म एंड मैटर की वन शॉट सीरीज़ जो है आज आप देखने वाले, वन शॉट लेक्चर आप देखने वाले हो। कौन कौन से टॉपिक्स इस साल हैं, कौन से डिलीट हो गए, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, ये सारे डिस्कशन हम करेंगे। जल्दी से शुरू करते हैं। cbse.nic.in से पूरा सिलेबस लिया हुआ है। तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर आपको पढ़ाने वाली हैं कौन? योर ओन प्रियंका मैम, है ना। अब cbse.nic.in से जो टॉपिक सामने आए हैं कि भाई ये आएगा एग्जाम में, उसको एक बार फटाफट अच्छे से देख लो। सबसे पहले तो बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड, और बोला है क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट ओनली। सिस्टम मतलब कि बेहद आसान हो गया है। अगर आप एनसीईआरटी खोलोगे तो वहाँ पे ना एक सोलेनॉइड बना होता है और फिर सोलेनॉइड की एक छोटी सी लेंथ एलिमेंट लेते हैं। अच्छा, एल लेंथ का सोलेनॉइड है तो उसका एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट डीएक्स लिया। अब ये डीएक्स क्या हो गया? सर्कुलर कॉइल हो गया। तो सर्कुलर कॉइल के एक्सेस पे फील्ड कितनी है, फाइंड आउट करो। फिर उसको कंपेयर करते हैं हम मैग्नेट के डाइपोल मोमेंट से, और मतलब बताते हैं कि अच्छा ओहो, सोलेनॉइड जो है वो तो एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, वो तो एक डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है। तो एक अच्छी खासी लंबी चौड़ी डेरिवेशन होती थी, हालांकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी नहीं जाती थी। तो सीबीएसई ने डिसाइड किया यार जब पूछी नहीं जाती तो फिर हटाओ। तो यहाँ पे वो डेरिवेशन हट गई है, याद रखना बच्चों, नो डेरिवेशन। यहाँ से डेरिवेशन को हटा दिया गया है। क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट मतलब खाली एनालिसिस भर करोगे, इक्वेशन क्या होती है समझा दिया जाएगा और खत्म। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल बार मैग्नेट along its axis and perpendicular to its axis। वंस अगेन क्या बोला है? क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट ओनली। तो फॉर्मूला भर हमको देखना है। टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल बार मैग्नेट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। फिर से क्या बोला है? क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट ओनली। तो अगर एक बार मैग्नेट को यूनिफॉर्म फील्ड में रख दिया जाए तो रखने के बाद क्या होता है बार मैग्नेट के साथ, तो उसका भी खाली फॉर्मूला हम देखेंगे। ओनली क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उसकी प्रॉपर्टीज, ये सब हम देखने वाले हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, पैरामैग्नेटिक्स, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहाँ से हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि ससेप्टेबिलिटी दी हुई है कि फॉर अ गिवन मटेरियल ससेप्टेबिलिटी लेट अस से कि स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू है। आइडेंटिफाई करो कि ये किस टाइप की, किस कैटेगरी में फिट होता है। क्या ये पैरामैग्नेटिक है, क्या ये डायामैग्नेटिक है, क्या ये फेरोमैग्नेटिक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आता है विथ एग्जाम्पल्स। मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल्स, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। अगर मैं इसको शॉर्ट में बोलूं तो आपको यहाँ पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो दिख रहे हैं, इनकी सारी प्रॉपर्टीज बेसिकली आपको डिटेल में पढ़ लेनी है, जान लेनी है। तो ये बहुत छोटा सा, काफी छोटा चैप्टर हो चुका है अभी बचा। ठीक है, हाँ, लेकिन एक चीज है कि छोटा है तो क्या हुआ, क्योंकि ये हमारे काम का चैप्टर है। पढ़ना कम है और श्योरिटी है क्वेश्चंस के आने की। जैसा कि मैंने आपको बताया 2 नंबर का क्वेश्चन तो मतलब इसको तो रट लो आप, 2 नंबर का घोल के पी लो, आना ही आना है वैसा। ठीक है, चलिए शुरू करें। शुरू करने के पहले थोड़े और यहाँ पे देखो, सम ऑफ द कॉमनली नोन आइडियाज रिगार्डिंग मैग्नेटिज्म। थोड़े और ऐसे थ्योरी जो आपको इस चैप्टर में जानने की ज़रूरत है जिसकी, वो हम देख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है ना, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज। पहली चीज तो ये, द अर्थ the earth behaves as a magnet with the magnetic field pointing approximately from the geographic south to the north। एक सेक्शन होता था अर्थ्स मैग्नेटिज्म। ठीक है, ये सेक्शन सीबीएसई
2024 में नहीं आ रहा। तो यहाँ पे अर्थ कैसे एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, कौन सी थ्योरी बताती है कि अर्थ एक मैग्नेट है, अर्थ के मैग्नेटिक एलिमेंट्स निकालना, जैसे कि मैग्नेटिक डिप, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, तो ये सारी बातें पूछी जाती थी, आती थी, पर अब ये नहीं आएंगी, रिमूव हो चुका है। बट सिर्फ सामान्य ज्ञान के लिए, जनरल नॉलेज के लिए आपको ये बता दिया जा रहा है, क्योंकि आप मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हो, तो आपको ये पूछा जाएगा कि क्या बार मैग्नेट में डायरेक्टिव प्रॉपर्टी होती है? होती है। तो क्यों होती है? इसीलिए पता होना चाहिए कि अगर मैं अर्थ की बात करूं, ये आप कहते हो नॉर्थ है, ये कहते हो साउथ है, तो कौन सा नॉर्थ है? ये है जियोग्राफिक नॉर्थ। ये कौन सा साउथ है? ये है जियोग्राफिक साउथ। जो अर्थ है वो एक मैग्नेट है ना। आप मान सकते हो कि अर्थ एक मैग्नेट है, सच दैट कि इसके अंदर एक बहुत बड़ा सा कोई बार मैग्नेट रखा हुआ है। ठीक है, ये बार मैग्नेट इसके अंदर रखा हुआ है। ये थ्योरी है, रियल में कोई मैग्नेट नहीं है, खाली थियोरिटिकली। अच्छा, इस जो बार मैग्नेट का जो साउथ पोल है, ठीक है, साउथ पोल बार मैग्नेट का, वो जियोग्राफिक नॉर्थ के पास कहीं पे है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? साउथ पोल ऑफ मैग्नेट। कौन सा मैग्नेट? अर्थ। अर्थ को हम ले रहे हैं, अर्थ एज अ मैग्नेट, अर्थ एज अ मैग्नेट। ठीक है, और यहां क्या है? नॉर्थ पोल, अर्थ एज अ मैग्नेट का नॉर्थ पोल। लेकिन कन्वेंशनली ऐसा पहले लोगों को तो पता नहीं था, तो उन्होंने क्या किया? नॉर्थ के सामने नॉर्थ और साउथ के सामने साउथ बना दिया। इसको हमने बोला कि अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ और अर्थ का मैग्नेटिक साउथ। सिंबल में एन और एस लिखा, लेकिन पता चला यार ऐसा तो है नहीं, जिसको हम एन लिख रहे हैं वो दरअसल साउथ है, जिसको हम एस लिख रहे हैं वो दरअसल दरअसल नॉर्थ पोल है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बेसिक बात है, क्यों बताई। अब अक्सर ये होता है कि अगर आप बार मैग्नेट लें, उसको बीच से धागा बांध के जस्ट सस्पेंड कर दें, कुछ ना करें, इसे लटका दें, तो बार मैग्नेट अपने आप क्या करता है? बार मैग्नेट अपने आप को ऐसे, यहाँ पे अगर मैंने एक बार मैग्नेट लटकाया होता, तो बार मैग्नेट की नीडल क्या करती? बार मैग्नेट की नीडल ऐसी पॉइंट करती। ये होता बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये होता बार मैग्नेट का साउथ पोल। इसी सवाल ने लोगों को मतलब दिमाग में सोचने पे मजबूर किया कि ऐसा क्यों हो रहा है कि बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर देख रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ नहीं हो सकता, नॉर्थ पोल तो उधर देखना चाहिए जहाँ पे अर्थ का साउथ पोल है। तो इससे पता चला कि ये एन लिख रहे हो तो चला आ रहा है, लिखते रहो एन, कोई दिक्कत नहीं, पर अर्थ का साउथ पोल इधर है। तो अर्थ को एज अ मैग्नेट इतना सा ये जानना जरूरी है, ताकि आप बार मैग्नेट की प्रॉपर्टीज को समझ पाओ, है ना, ताकि आप बार मैग्नेट की प्रॉपर्टी। तो एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब कि अगर आप किसी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दें, तो बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल जियोग्राफिक नॉर्थ की डायरेक्शन दिखाता है। पर क्या ट्रू जियोग्राफिक नॉर्थ की डायरेक्शन दिखाता है? ट्रू जियोग्राफिक नॉर्थ की डायरेक्शन नहीं दिखाता है ना, क्योंकि सेंटर पे इन दोनों के ये जो अपना ये मैग्नेटिक साउथ है और जो जियोग्राफिक नॉर्थ है, इसमें लगभग 11.2 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो ट्रू नॉर्थ नहीं दिखा रहा आपको, है ना। आप अगर इक्वेटर के पास कहीं खड़े हैं तो यहाँ नॉर्थ है, ऐसे दिखा रहा है वो आपको। ठीक है, ओके। When a bar magnet is freely suspended, it points in the north-south direction. The tip which points to the geographic north is called the north pole. बार मैग्नेट की जो टिप नॉर्थ डायरेक्शन में यानी जियोग्राफिक नॉर्थ की तरफ है वो नॉर्थ पोल है, और जो टिप जियोग्राफिक साउथ की तरफ है वो साउथ पोल है। और कारण मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, there is a repulsive force when north poles or south poles of two magnets are brought close to together. तो ये कोई नई बात नहीं है क्या? like poles repel and unlike poles attract, है ना, अटैक हो गया। ठीक, चार्ज ले लो या मैग्नेटिक पोल्स ले लो, लाइक पोल्स रिपेल
और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट, है ना। तो यही प्रॉपर्टी यहाँ लिखी हुई है। Conversely, there is an attractive force between the north pole of one magnet and the south pole of the other. बहुत बेसिक बातें हैं ये। We cannot isolate the north or south pole of a magnet. अगर आपने बोला कि ये एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है तो इसमें कहीं ना कहीं नॉर्थ पोल होगा ही और कहीं ना कहीं साउथ पोल होगा ही। अब आपने कोशिश करी कि चलो इस मैग्नेटिक सब्सटेंस को तोड़ देते हैं, तो जैसे ही आप इसको तोड़ोगे तो तोड़ने के बाद क्या होगा, यहाँ N था, यहाँ S था, अब यहाँ पे फिर से S और N, यानी कि आपको फिर से क्या मिलने वाले हैं, फिर से दो मैग्नेट्स मिल गए, है ना। ये एक मैग्नेट था, आपको यहाँ पे क्या हो गया, दो मैग्नेट मिल गए। आपने सोचा नहीं मैंने ऊपर से तोड़ा तो ऐसा हो रहा है, चलो मैं ना इसको साइड से तोड़ देता हूँ, ऐसे कट कर देता हूँ। तो वंस अगेन आपको यहाँ नॉर्थ साउथ और यहाँ पे फिर से नॉर्थ साउथ मिलना शुरू हो जाएंगे। आप इसे जितनी बार तोड़ो, जितने इसके टुकड़े करो, आपको हमेशा एक मैग्नेटिक डाइपोल मिलेगा। सो हम नॉर्थ को और साउथ पोल को आइसोलेट नहीं कर सकते किसी मैग्नेट में। If a bar magnet is broken into two halves, we get two similar bar magnets with somewhat weaker properties. तो ये जो ओरिजिनल मैग्नेट है इसकी फील्ड स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग होगी, ये अब दो टुकड़ों में टूट गया तो फील्ड स्ट्रेंथ बट गई है, तो ये वीकर मैग्नेट्स बन गए, लेकिन अभी भी ये मैग्नेटिक डाइपोल है, ठीक है। Unlike electric charges, isolated magnetic north and south poles known as magnetic monopoles do not exist. ये एक important line है, ठीक है। मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते। एक आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज आप मान सकते हो, आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज आप मान सकते हो, पर एक आइसोलेटेड नॉर्थ पोल या आइसोलेटेड साउथ पोल की पिक्चर आप नहीं मान सकते, क्योंकि मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। सो फार टिल नाउ मैग्नेटिक मोनोपोल्स नहीं है, ठीक है। इट इज पॉसिबल टू मेक मैग्नेट्स आउट ऑफ आयरन एंड इट्स एलॉयज। कौन से सब्सटेंसेस हैं जिनसे हम मैग्नेट्स बना सकते हैं, आयरन या एलॉयज, निकल, कोबाल्ट, है ना। अब यहाँ पे जब हम कहते हैं बार मैग्नेट, मैग्नेट्स, ये वो, हम अक्सर बात करते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की। दिमाग में आता है जिन मैग्नेट से हम बचपन में खेला करते थे, तो ये कौन से मैग्नेट्स हुआ करते थे, ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हुआ करते थे, ठीक है। हालांकि जब आप लेटर सेक्शन पे पहुंचते हो, पैरामैग्नेटिज्म पढ़ते हो, डायामैग्नेटिज्म पढ़ते हो, तब पता चलता है यार ऐसे तो हर सब्सटेंस मैग्नेटिक हो गया। वीक मैग्नेटिज्म या स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म हर किसी सब्सटेंस में होती है, क्योंकि वो एटॉमिक लेवल पे जाके समझनी पड़ती है। तो इन जनरल हम मैग्नेट्स की जो बात कर रहे हैं, दिमाग में बिठा लो कि हम फेरोमैग्नेट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। The magnetic field lines of a magnet or a solenoid form continuous closed loops. This is unlike the electric dipole, where these field lines begin from a positive charge and end on the negative charge or escape to infinity. अगर बात करी जाए इलेक्ट्रिक डाइपोल की, तो कॉन्सेप्ट क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल में फील्ड लाइन का? कॉन्सेप्ट ये है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में फील्ड लाइन स्टार्ट होती है, स्टार्ट्स एट पॉजिटिव चार्ज और टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज। ये कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक चार्ज में फील्ड लाइंस का। लेकिन अगर किसी मैग्नेट की बात करी जाए तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो एक क्लोज्ड लूप फॉलो करती है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ से बाहर जा रही है, साउथ से अंदर जा रही है, बट अगेन इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ है। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रही है, कंटिन्यूअस क्लोज्ड लूप्स, ठीक है। पर क्या ये क्लोज्ड लूप है? नहीं, ये क्लोज्ड लूप नहीं है। यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बच्चों फिगर में आपको शो की हुई हैं, इसको समझ लो एक बार। सबसे पहले बार मैग्नेट, ये है बार मैग्नेट, ठीक है। दूसरे नंबर पे करंट कैरिंग फाइनाइट सोलेनॉइड। ये जो फील्ड लाइन है आपको यहाँ दिख रही है, ये किसी फाइनाइट सोलेनॉइड के लिए बनाई हुई है। तीसरे नंबर पे इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। तीनों का कंपैरिजन दिखाया हुआ है।
अब अगर आप तीनों को देखोगे तो जैसी बार मैग्नेट की फील्ड लाइन है डिट्टो सेम सोलेनॉइड की फील्ड लाइन है, दोनों की फील्ड लाइन डिट्टो सेम है। लेकिन अगर बात करी जाए यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल की, तो आप क्लियर कट देख सकते हो कि यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती हैं, नेगेटिव चार्ज पे ख़त्म होती हैं, एंड ये फिर इस तरीके से इट कैन स्प्रेड अराउंड इन द रीजन्स, ठीक है। जबकि यहाँ अंदर देखो सारी क्लोज्ड बन रही हैं, सारी की सारी क्या है, क्लोज लूप्स बन रही हैं, ठीक है। एट लार्ज डिस्टेंसेस द फील्ड लाइंस आर वेरी सिमिलर। हाँ, चाहे फिर वो इलेक्ट्रिक डाइपोल हो या फिर वो मैग्नेटिक डाइपोल हो या फिर वो सोलेनॉइड हो, आप चाहे लार्ज डिस्टेंस, आप जब लार्ज डिस्टेंसेस की बात करते हो तो वहाँ पे सिमिलर है, पर ये रीजन पोल्स वाले रीजन पे फील्ड लाइन आपको डिफरेंट दिख रही होंगी, ठीक है। द कर्व्स लेबल्ड आई, सॉरी द कर्व्स लेबल्ड, ये जो आई यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 बना हुआ है, यहाँ पे ये आई बना हुआ है, यहाँ पे ये 2 बना हुआ है, ठीक है। आर क्लोज्ड गॉसियन सरफेसेस, ये देखो यहाँ पे आई बना हुआ है और यहाँ पे ये 2 बना हुआ है। तो यहाँ पे अगर इन दोनों कर्व को ऑब्जर्व किया जाए, ये कर्व थोड़ा सा ऐसा है बच्चों, ठीक है। ये कर्व मैंने यहाँ ऑब्जर्व करा और ये कर्व मैंने यहाँ ऑब्जर्व करा, तो मैं देख रही हूँ कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दिस कर्व, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दिस कर्व, नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग दिस कर्व सेम है, तीनों में सेम है। कह सकते हो कि जब हम मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक डाइपोल के बाहर की बात कर रहे हैं तो फील्ड लाइन हमें एक जैसी दिख रही है, पर जैसे ही मैं यहाँ पे इस सेकेंड कर्व को देख रही हूँ जो पोल को इंक्लूड कर रहा है, नॉर्थ पोल को इंक्लूड कर रहा है, यहाँ पे इन दोनों के लिए नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग यूनिट एरिया सेम आ रही है, पर जैसे ही मैं यहाँ देखती हूँ, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट बदल जाता है, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दिस यूनिट एरिया डिफरेंट है। तो यही बताने की कोशिश करी गई है कि हाउ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। चलो अब बात करते हैं बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड की, ठीक है। तो मान लो कि ये कोई सॉफ्ट आयरन कोर है और इसके ऊपर अपन एक सोलेनॉइड बना देते हैं। ये अपने पास एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, और पिछले चैप्टर्स में हमने देखा था कि करंट कैरिंग सोलेनॉइड की अगर हमें पोलैरिटी पता करनी है तो आप यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल लगाओ, ठीक है। जैसे कि फिंगर आपको करंट की डायरेक्शन बताएंगे तो जो थंब है वो नॉर्थ पोल की डायरेक्शन बताता है, राइट। तो यहाँ पे हम इसे नॉर्थ पोल लिख सकते हैं और इसको साउथ पोल लिख सकते हैं। ठीक है, ये ऐसा बना दिया। सबसे पहले तो बेटा ये जानना जरूरी है कि एक आइडियल सोलेनॉइड क्या होता है। तो आइडियल सोलेनॉइड का मतलब जो सोलेनॉइड की लेंथ हो वो उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया से, वो उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया से काफ़ी बड़ी हो, मतलब ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है काफ़ी छोटा हो, तो आप कह लो कि एल जो है वो आर से काफ़ी बड़ा हो, स्ट्रॉन्ग करंट कैरी करता हो, काफ़ी लॉन्ग हो सोलेनॉइड, तो हम उसको आइडियल सोलेनॉइड कहते हैं। और आइडियल सोलेनॉइड जो है काफ़ी हद तक एक बार मैग्नेट की तरह कंप्लीटली बिहेव करता है, ठीक है। जब अब इसको समझने के लिए ना हम थोड़ा एनालॉजी लगाएंगे, एनालॉजी यूज करना ज़्यादा बेटर है, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे फॉर्मूले लिखते हैं जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखे थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डाइपोल से रिलेटेड हमने क्या क्या फॉर्मूले देखे थे, तो हमने पढ़ा था कि अगर अपने पास कोई डाइपोल है और उसके इक्वेटोरियल एक्सिस की बात करी जाए या फिर एक्सियल लाइन की बात करी जाए, ठीक है। तो अगर मैं ई इक्वेटोरियल लिखूं तो बेटा वो कितना आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के ई, फिर 2 टाइम्स डाइपोल मोमेंट बाय आर क्यूब।
जहां पे इसके सेंटर से इस पॉइंट P का डिस्टेंस R था। ऐसे ही अगर E एक्सियल की बात करी जाए तो E एक्सियल ये आया था इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट के ई 2 टाइम्स डाइपोल मोमेंट बाय आर क्यूब, ठीक है, जहां पे R सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस था। और ये दोनों केसेस हमने पढ़े थे किसके लिए? शॉर्ट डाइपोल के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे वही केस लेकर चलेंगे, ठीक है। क्या केस? इनफैक्ट अगर सोलेनॉइड काफी लॉन्गर है तो उसका सेंटर एनीवेज किसी पॉइंट P से काफी दूर होगा, ठीक है। पहले तो अगर मैं बार मैग्नेट ले लूं तो बार मैग्नेट की इक्वेटोरियल पोजीशन पे बी इक्वेटोरियल कितना होगा और एक्सियल पोजीशन पे बी एक्सियल कितना होगा, इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो सेम नियम लगाना है, के ई की जगह आप के एम लिखो, पी डाइपोल मोमेंट अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बात करूं तो पी लिखा जाता है ना। यहाँ पे 2 नहीं आएगा बेटा, यहाँ पी आएगा, ये गलती से 2 लिख दिया, ये सिर्फ ओनली पी, ठीक है। सो के ई पी बाय आर क्यूब, तो यहाँ हो जाएगा क्या? के एम, और पी की जगह हम लिखेंगे मैग्नेटिक मोमेंट एम, मैग्नेटिक मोमेंट एम डिवाइडेड बाय आर क्यूब, तो आर क्यूब वंस अगेन आर ये डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। बी एक्सियल लिखेंगे तो बी एक्सियल भी ऐसे लिखेंगे, के एम 2 टाइम्स इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जगह मैग्नेटिक मोमेंट एम आएगा डिवाइडेड बाय आर क्यूब, ऐसे लिखा जाएगा। वेयर व्हाट इज मैग्नेटिक मोमेंट? तो जैसे डाइपोल मोमेंट हम यहाँ निकालते थे, P क्या होता था? आइदर ऑफ द चार्ज Q इनटू डाइपोल का लेंथ 2L, ये होता था। सिमिलरली यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट कैसे लिखा जाएगा? गौर से देखो, किसी भी पोल, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये Q जो है यहाँ पे Q क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? Q रिप्रेजेंट कर रहा है पोल स्ट्रेंथ, Q रिप्रेजेंट कर रहा है पोल स्ट्रेंथ। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? Q, और ये डाइपोल की लेंथ वही 2L मान लो। तो डिट्टो सेम वही फॉर्मूला जो आपने यहाँ लगाया है ना, वैसे ही। अब देखो इसको अगर सोलेनॉइड से कंपेयर किया जाए तो अगर अपने पास सोलेनॉइड हो और सोलेनॉइड की इक्वेटोरियल पोजीशन की बात करी जाए या एक्सियल पोजीशन की बात करी जाए तो सेम फॉर्मूले यूज करने हैं। फर्क सिर्फ किस में आएगा? फॉर सोलेनॉइड जब हम मैग्नेटिक मोमेंट की बात करते हैं तो सोलेनॉइड में मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? एक सिंगल कॉइल में अगर करंट हो तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? I इंटू ए होता है। सोलेनॉइड में अगर n टर्न्स हैं तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? NIA। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्मूले याद है तो वही सेम फॉर्मूले आपके मैग्नेटिज्म पे लग रहे हैं। जब मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाया था तब ये बोला भी था कि जो फॉर्मूले आप अभी पढ़ रहे हो आपने एक बार ही पढ़ना है, क्योंकि अगली बार आपको उसी से रिलेटेड यहाँ फॉर्मूले बनाने हैं। तो देखो जैसे बार मैग्नेट में आपने फॉर्मूले लिखे, क्योंकि अब सोलेनॉइड एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है तो सेम फॉर्मूले यहाँ पे यूज होंगे, सिर्फ मैग्नेटिक मोमेंट के लिए आप NIA ये यूज करोगे। दूसरा यहाँ पे Km क्या है? कांस्टेंट इन मैग्नेटिज्म, म्यू नॉट बाय 4 पाई आपको पता है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 10⁻⁻7। बच्चों इसको नोट कर लो अगर आपको नोट करना है तो, या 2-5 सेकंड इसको देख लो, और कोई डाउट है तो आप कमेंट करके फटाफट बता सकते हो, ठीक है। नहीं है? ठीक है। तो अब इसी को मैं इन जनरल यहाँ पे सोलेनॉइड के लिए लिख देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखा है बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड, ये थोड़ा सा चेंज किया जाएगा, सोलेनॉइड एज एन इक्विवेलेंट बार मैग्नेट, ठीक है। कोई नहीं, लिखते टाइम हो गया होगा। यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? दरअसल टॉपिक क्या होना चाहिए? टॉपिक होना चाहिए सोलेनॉइड एज एन इक्विवेलेंट बार मैग्नेट। सोलेनॉइड बार मैग्नेट के जैसा कैसे बिहेव करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सोलेनॉइड के लिए बी एक्सियल लिखा जाए तो बी एक्सियल क्या हो जाएगा? म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 टाइम्स m, मतलब कि NIA डिवाइडेड बाय R क्यूब, जहां पे a क्या लिखा जा सकता है?
पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली अगर बी इक्वेटोरियल निकालना है तो बी इक्वेटोरियल क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई एम अपॉन आर क्यूब, और एम की जगह पे एन आई ए बाय आर क्यूब। ठीक है, तो इसमें कोई डेरिवेशन करनी नहीं है और एनालॉजी से फॉर्मूला आपको याद रहेगा। ओके, अब बात करते हैं डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। फिर से हम यहाँ पे थोड़ा सा रफ रिविजन करेंगे, थोड़ा सा रफ करेंगे, क्योंकि डेरिवेशन है नहीं और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो डिट्टो सेम फॉर्मूले यहाँ पे आपको काम आएंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर आपके पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने कोई डाइपोल बिठा दिया, डाइपोल मोमेंट वेक्टर p, और ये थीटा एंगल बना रहा है फील्ड वेक्टर के साथ। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये 2a साइन थीटा लिख देते हैं, जहाँ पे 2a डाइपोल की लेंथ है। ठीक है, जहाँ पे 2a डाइपोल की लेंथ है, तो टॉर्क कितना आता है बेटा, पी ई साइन थीटा आता है। ठीक है, अब डिट्टो सेम यहाँ करना है। अगर हमारे पास एक यूनिफॉर्म फील्ड है और यूनिफॉर्म फील्ड में अपने पास एक बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट है नॉर्थ साउथ। ठीक है, ये फील्ड के साथ एंगल बन रहा है थीटा। इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या लिखा जा सकता है, क्यू एम 2 एल, जहां पे 2 एल क्या है, बार मैग्नेट की लेंथ हो गई, एम क्या है, पोल स्ट्रेंथ, एम क्या है, पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, तो टॉर्क को कैसे लिखा जाएगा, टॉर्क को लिखा जाएगा एम क्रॉस बी या फिर एम बी साइन थीटा। ठीक है, कैसे लिखा जाएगा, एम क्रॉस बी या फिर एम बी साइन थीटा। और सिर्फ क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट है, तो जैसा आपने यहाँ पढ़ा है वैसी इक्वेशन आपको यहाँ याद आनी चाहिए। ठीक, यहाँ पे भी आपको स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पता होना चाहिए। उसके अलावा कुछ और इक्वेशंस है वो मैं डिराइव करके ही बताऊंगी। जैसे कई बार ये क्वेश्चन आता है कि भाई इस पर टॉर्क लग रहा है तो ये रोटेट करेगा, तो टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन क्या होगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, क्या इसका मोशन एसएचएम होगा कि नहीं होगा। अब देखो अगेन, क्या इसकी डेरिवेशन है, नहीं है। क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट का मतलब कि आपको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। अगर एक असर्शन आ गया कि बार मैग्नेट केप्ट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जीक्यूट्स एसएचएम, मान लो आ गया, ठीक है, उसमें रीजन आ गया कि द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन डिपेंड्स ऑन दिस फैक्टर, तो अब आपने डेरिवेशन तो करी नहीं, तो क्या वो पता होगा, नहीं पता होगा। इसीलिए कुछ चीजें भले सीबीएसई ने हटा दिया, डेरिवेशन में नहीं है, पर हम उसको एक बार ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चा पार्टी, तो जब भी हम क्वेश्चन करेंगे इसके पहले बेटा हम जो मैं आपको बता रही थी वो एक बार सॉल्व करवा देती हूँ। यूनिफॉर्म फील्ड है और यूनिफॉर्म फील्ड में अपने पास ये जो बार मैग्नेट है ये रखा हुआ है। बार मैग्नेट का जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन होता है साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ। ठीक है, बार मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन क्या है, साउथ से नॉर्थ की तरफ। ऐसे मान लो जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो पॉजिटिव चार्ज है वो आपका मैग्नेट का नॉर्थ पोल हो गया, और इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो नेगेटिव चार्ज है वो मैग्नेट का साउथ पोल हो गया। ऐसे अज्यूम कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था कि स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो यहां भी वही बात, स्टेबल इक्विलिब्रियम ये मैग्नेट कब अटेन करेगा, जब इसकी एनर्जी मिनिमम होगी, मतलब माइनस वेक्टर एम डॉट बी के हिसाब से जो थीटा है वो कितना होना चाहिए, 0 डिग्री। ठीक है, और अनस्टेबल कब होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, जब इस फॉर्मूले के हिसाब से थीटा कितना हो, 180 डिग्री।
ठीक है। सो बेसिकली जो नेचुरली अगर मैंने एक बार मैग्नेट को यूनिफॉर्म फील्ड में सस्पेंड किया तो मैग्नेट क्या ट्राई करेगा, मैग्नेट ट्राई करेगा मैग्नेटिक मोमेंट को पैरेलल बनाने की कोशिश करेगा फील्ड वेक्टर के। बट लेट अस से जो टॉर्क इस पे एक्ट कर रहा है वो टॉर्क इसीलिए एक्ट कर रहा है ताकि ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो यूनिफॉर्म फील्ड के पैरेलल अलाइन हो जाए। लेकिन मैंने इसमें एक टॉर्क लगाया, ये आपका टॉर्क है जो एक्ट कर रहा है नेचुरली, और मैंने इसमें एक छोटा सा टॉर्क ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा दिया। ठीक है, तो ये क्या है, ये अपना अप्लाइड टॉर्क है, ये अप्लाइड टॉर्क है। ठीक है, अब जैसे अप्लाइड फोर्स होता है m इंटू ए, ऐसे ही एक रोटेशनल अप्लाइड फोर्स ये टाउ डैश ये किसके बराबर होना चाहिए, ये I इंटू एल्फा। जैसे ट्रांसलेशन में मास होता है, रोटेशन में I मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। जैसे ट्रांसलेशन में एक्सेलरेशन होता है, रोटेशन में अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। और इक्विलिब्रियम में अपना ये जो I अल्फा है ये बराबर होना चाहिए किसके, एम बी साइन थीटा के, टाउ डैश के बराबर होना चाहिए। ठीक है, मान लो बहुत ही छोटा सा झटका दिया होता, बहुत स्मॉल रोटेशन दिया होता, तो उस केस में थीटा जो होता ये वेरी स्मॉल होता, ये क्या होता, ये वेरी स्मॉल होता। और बहुत छोटे से थीटा के लिए साइन थीटा जो है वो ऑलमोस्ट थीटा के बराबर होता है। तो हम इसको लिख सकते थे कैसे, अल्फा इक्वल्स टू एम बी अपॉन आई थीटा। और अल्फा का मतलब अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो d2 थीटा बाय dt2। जैसे एक्सेलरेशन होता है d2x बाई dt2, इसको d2 थीटा बाई dt2 लिख सकते थे। ठीक है, एक और चीज ये भी बेटा याद रखना कि ये मैग्नीट्यूड में दोनों बराबर हैं, डायरेक्शन में ऑपोजिट है, तो टाउ इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ टाउ डैश, टाउ इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ टाउ डैश होता। ठीक है, तो ये आ रहा है आपके इक्वल टू एम बी अपॉन आई थीटा के। अब सबसे पहले तो अगर बात करी जाए एस एच एम की, तो ऐसा कोई भी मोशन सिंपल हार्मोनिक कहलाता है जहां पे एक्सेलरेशन जो है वो प्रोपोर्शनल हो। ठीक है, किसके प्रोपोर्शनल हो बेटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल हो, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट होती है ना। मैंने आपको बताया कि अगर टाउ इस तरफ है तो टाउ डैश इस तरफ है, करेक्ट। तो यहाँ एक छोटा सा माइनस साइन हम लिख सकते थे, यहाँ माइनस साइन लिख देते, यहाँ माइनस आता। तो आप अगर एस एच एम की इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करो तो ये जो इक्वेशन है ये शो करती है, इक्वेशन 1 shows that bar magnet executes SHM, ये शो करती है ये इक्वेशन 1। ठीक है, ओके। अब इसके अलावा SHM की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन वो होती है d2x बाय dt2, ठीक है, इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। इसको इस तरीके से लिखा जाता है। तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं, मान लो कि इक्वेशन 2 है, 2 और 1 को कंपेयर किया जाए, ठीक है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम लिख सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर वो एम बी अपॉन आई के बराबर होगा। ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर होगा, एम बी अपॉन आई के। ठीक है, अब इसका मतलब कि ओमेगा जो होगा वो अंडर रूट एम बी अपॉन आई के बराबर होगा। एम मैग्नेटिक मोमेंट है, बी फील्ड स्ट्रेंथ है। एम इज मैग्नेटिक मोमेंट, बी इज फील्ड स्ट्रेंथ, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, करंट वारंट नहीं है, बार मैग्नेट की बात हो रही है। ओमेगा को कैसे लिखा जा सकता है फॉर 1 कंप्लीट रोटेशन, भैया ये जो ओमेगा है इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कंप्लीट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई डिवाइडेड बाय टी इक्वल्स टू अंडर रूट एम बी अपॉन आई। तो यहां से हम लिख सकते हैं
t इक्वल्स टू, अगर टाइम पीरियड निकाला जाए तो 1/, देख लो बेटा एक बार अच्छे से इसको, ठीक है, ये आई भाई साहब ऊपर आएंगे, एम बी भाई साहब नीचे जाएंगे, और 2 पाई जहाँ है वहीं रहेंगे, ठीक है। तो 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी, ये हमने टाइम पीरियड निकाल लिया। और अगर इससे लीनियर फ्रीक्वेंसी निकाली जाए न्यू, तो 1/t होता है, न्यू इक्वल्स टू 1/t। तो न्यू को कैसे लिख सकते हैं, 1/2 पाई अंडर रूट एम बी अपॉन आई। क्वालिटेटिव एनालिसिस बोला था, तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है कि बार मैग्नेट अगर यूनिफॉर्म फील्ड में रहता है तो वो एसएचएम एग्जीक्यूट करता है, और उस एसएचएम का जो टाइम पीरियड होगा, ये देखिए वो किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो टाइम पीरियड उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे, मैग्नेट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, ठीक है। उसके मैग्नेटिक मोमेंट पे इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, फील्ड की स्ट्रेंथ पे इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। तो अगर आपको यहाँ से एक एमसीक्यू आ गया, मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ाने से टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बढ़ेगी कि घटेगी, ठीक है, या मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ाने से टाइम पीरियड बढ़ेगी कि घटेगी, इसीलिए फॉर्मूला याद रहना चाहिए। सेम हैपेंस फॉर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के लिए भी सेम सवाल आ सकता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, कब इंक्रीज होती है, कब डिक्रीज होती है, इसी को हम क्वालिटेटिव एनालिसिस कहते हैं, और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चा पार्टी, समझ आ गई इतनी बातें, ओके। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, What happens if a bar magnet is cut into 2 pieces? अगर हम एक बार मैग्नेट को 2 पीसेस में कट कर दें, यहाँ पे लिखा है ट्रांसवर्स टू इट्स लेंथ, और दूसरा लिखा है अलोंग इट्स लेंथ। अब ध्यान से देखना, वैसे तो 2 इक्वल पीसेस नहीं बोला है ना, 2 इक्वल पीसेस नहीं बोला, पर मान लो अगर 2 इक्वल पीसेस में कट करते, दिस इज ट्रांसवर्स टू द लेंथ, तो ये नॉर्थ था, ये साउथ था। अब क्या होगा, यहाँ पे एक और साउथ बनेगा जब, और यहाँ पे एक और नॉर्थ बनेगा, तो ये बेसिकली 2 मैग्नेट्स में बट जाएगा, नॉर्थ साउथ एक और बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये 2 मैग्नेट्स बनते हैं तो एग्जैक्टली फर्क किस चीज पे पड़ता है, देखो बेटा, जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है ना, मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, पोल स्ट्रेंथ इनटू द लेंथ। अगर लेंथ डिक्रीज हो रही है तो मैग्नेटिक मोमेंट डिक्रीज होगा। तो पहली बात, मैग्नेटिक मोमेंट डिक्रीजेस, मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। पोल स्ट्रेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। पोल स्ट्रेंथ पे तब फर्क पड़ेगा, जैसे सेकेंड पार्ट में अगर हम मैग्नेट को अलोंग द लेंथ ऐसे कट करें, तो इस तरीके से हमारे पास 2 पतले मैग्नेट्स बनेंगे। यहाँ पे मैग्नेट की मोटाई पे कोई फर्क नहीं पड़ा है। अगर मैग्नेट की मोटाई पे कोई फर्क ना पड़े तो पोल स्ट्रेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैग्नेटिक मोमेंट काउंट होता है नंबर ऑफ डोमेन्स पर यूनिट वॉल्यूम से, है ना। तो यहाँ पे अगर मैं कोई छोटा सा टुकड़ा काटूं तो वहाँ पे नंबर ऑफ डोमेन्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट इस केस में सेम रहने वाला है, खाली लेंथ कम होने वाली है। और क्योंकि पोल स्ट्रेंथ की बात हो रही थी कि ये जो पोल स्ट्रेंथ है, पोल स्ट्रेंथ, ठीक है, मैंने ऑल्टरनेटिवली मैग्नेटिक मोमेंट टर्म यूज कर लिया है, करेक्ट कर रही हूँ, ध्यान से सुनो। पोल स्ट्रेंथ, ठीक है, वो किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ डोमेन्स इन यूनिट वॉल्यूम। तो जब इसकी मोटाई सेम है, मोटाई पे फर्क नहीं पड़ा, तो जो नंबर ऑफ डोमेन्स है, किसी भी क्रॉस सेक्शन में आप देखोगे तो आपको सेम नंबर ऑफ डोमेन्स मिलेंगे। इसीलिए अगर आप मैग्नेट को वर्टिकली कट करेंगे तो पोल स्ट्रेंथ पे फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट इन टोटल की बात करी जाए तो ये पोल स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करता है, और ये लेंथ ऑफ द मैग्नेट पे भी डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे पोल स्ट्रेंथ सेम है, लेकिन क्योंकि लेंथ कम हो गई इसीलिए मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। सेकेंड केस में अगर हमने इसको अलोंग द लेंथ कट किया होता तो हमारे पास 2 नॉर्थ और 2 साउथ बनते। अब क्या होगा, अब पोल स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। लेंथ पे कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं, लेंथ तो उतनी ही है, लेकिन पोल स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, तो यहां भी मैग्नेटिक मोमेंट डिक्रीज हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट डिक्रीजेस। पर यहां डिक्रीज होने का कारण क्या है बेटा, फिर से पोल स्ट्रेंथ कम हो रही है, ठीक है। पार्ट बी, अ मैग्नेटाइज्ड नीडल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क बट नो नेट फोर्स। उसी तरीके से जैसे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल एक यूनिफॉर्म फील्ड में रखा होता है, उस पर कोई नेट फोर्स नहीं लगता,
नेट फोर्स नहीं लगता, सिर्फ टॉर्क लगता है। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे अगर एक बार मैग्नेट, मैग्नेटाइज्ड नीडल या मैग्नेटिक डाइपोल यूनिफॉर्म फील्ड में रखा होगा तो उस पर सिर्फ क्या लगेगा बेटा, टॉर्क लगेगा, कोई नेट फोर्स नहीं लगेगा। अगर करंट समझना है तो फिर से पीछे जाते हैं। अगर मैं इस फिगर की बात करूं, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, तो यहाँ कहीं नॉर्थ और यहाँ कहीं साउथ मान सकते हो। तो साउथ पोल पे यहाँ इस तरफ फोर्स लगेगा, इसको मैंने F1 बोल दिया। नॉर्थ पोल पे इस तरफ फोर्स लगेगा, इसको F2 बोल दिया। तो यहाँ पे F1 और F2 का मैग्नीट्यूड इक्वल है और डायरेक्शन में ये ऑपोजिट है, तो समेशन F 0 हो जाएगा, यानी कि कोई ट्रांसलेशन नहीं होगा, मैग्नेट अपनी ही पोजिशन पे घूमेगा, ओनली टॉर्क, नो ट्रांसलेशन। ओके। However, experiences a force of attraction in addition to a torque। आगे क्या बोला गया है, an iron nail। अच्छा, नीडल की बात करिए और नेल की बात करिए। अगर बात करी जाए नीडल यूनिफॉर्म फील्ड में रखी है ना, तो उस पर सिर्फ टॉर्क लगेगा और उस पर टॉर्क के अलावा कुछ नहीं लगेगा। लेकिन वहीं अगर एक आयरन नेल रखी होती तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लगता और टॉर्क भी लगता। तो यहाँ भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला केस आएगा। देखो बेटा, आयरन नेल का नीडल जो है वो लगभग यूनिफॉर्म होती है, एक छोटी सी सुई जो है वो यूनिफॉर्म है, स्पिंडल शेप्ड होती है ना, उसकी बॉडी आप कह सकते हो कि एक रेगुलर बॉडी है। पर अगर मैं बात करूं किसकी, आयरन नेल की, तो आयरन नेल जो है वो कुछ ऐसी सी होती है, ठीक है, इसका शेप नॉन यूनिफॉर्म है। तो जब इसको एक यूनिफॉर्म फील्ड में रखा जाता है, जब आयरन नेल को तो इस फील्ड इसके अराउंड एक शेप ले लेती है, तो कहीं पे वो स्ट्रांग होती है और कहीं पे एक वीक फील्ड बनती है, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म। जब आयरन नेल को हम एक यूनिफॉर्म फील्ड में रखेंगे तो अपने अराउंड वो फील्ड को क्या करेगा, डिस्टॉर्ट करेगा कुछ इस तरीके से कि उसके चारों तरफ फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी। और क्योंकि उसके चारों तरफ फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो गई, तो आपको पता है नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में अगर डाइपोल रखो तो उस पर दोनों ही चीज़ें लगती है, उस पर टॉर्क भी लगता है और अट्रैक्शन भी होता है, मतलब टॉर्क भी लगता है और ट्रांसलेशन भी उसका होता है ना। तो यहाँ पे ये वाली चीज़ आ जाती है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालॉग ऑफ बार मैग्नेट। तो जैसे सबसे पहले तो जितनी भी चीज़ें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में पढ़ी है, मैं उसको एक बार पूरा लिखते जा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने पॉजिटिव चार्ज बोला, ठीक है, या नेगेटिव चार्ज बोला। उसके बाद सबसे पहला जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। अब इसके एनालॉग्स अगर मैं मैग्नेटिज्म में देखना शुरू करूं, मैग्नेटिज्म में इन पॉइंट्स के, तो प्लस चार्ज हमारा नॉर्थ पोल है, इसकी पोल स्ट्रेंथ को Qn मान लेते हैं। नेगेटिव चार्ज हमारा साउथ पोल है, इसकी पोल स्ट्रेंथ को Qs मान लेते हैं। फोर्स बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल अगर निकाला जाए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या हो जाएगा, μ0/4 पाई। Q1 Q2 की जगह Qn इंटू Qs/R स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको बताया कि जैसे यहाँ पे हमारा डाइपोल होता है -Q + Q, तो यहाँ पे हमारे पास बार मैग्नेट है, डाइपोल मोमेंट वेक्टर होता है -Q से +Q की तरफ। ऐसे ही यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर होता है साउथ से नॉर्थ की तरफ। यहाँ पे हम डाइपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला है लिखते हैं Q इंटू 2a, जहाँ पे 2a डाइपोल की लेंथ है। ऐसे ही यहाँ पे हम m को लिखते हैं Q आइदर n इंटू 2l या फिर Qs इंटू 2l। मतलब पोल स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों की पोल स्ट्रेंथ यहाँ पे बराबर होती है, Qn इक्वल्स टू Qs, ठीक है। बाकी मैंने आपको अभी बताया था कि जिस तरीके से हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन लिखते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन के फॉर्मूले बेटा लिखे जाते हैं फॉर शॉर्ट डाइपोल, है ना। तो ये सारी जो पॉइंट्स हैं ये सारे एनालॉजी हैं, मतलब जो फॉर्मूले आपने यहाँ पढ़े वही आपको यहाँ पढ़ने हैं। अब डिफरेंसेस आएंगे गॉस लॉ में, ठीक है। डिफरेंस की अगर बात करी जाए, चलो देखते हैं इसको, जो मैंने एनालॉजी बताई पहले उसको समझ लेते हैं, फिर गॉस लॉ पे आएंगे, है ना।
तो आपको मैंने ये सारे बता दिए। यहाँ पे 1/ε0 लिखते हैं, और यहाँ पे जो कांस्टेंट है, जैसे ये आपका ε0 परमिटिविटी होता है, यहाँ पे हम लिखते हैं μ0 परमिएबिलिटी। PM इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर शॉर्ट डाइपोल की अगर बात करी जाए एट इक्वेटोरियल पोजिशन और एट एक्सियल पोजिशन, ये फॉर्मूले आपको बताए थे। एक्सटर्नल फील्ड में जो टॉर्क लगता है, यहाँ पे वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E होता है, यहाँ पे वेक्टर M क्रॉस B होता है। एक्सटर्नल फील्ड की अगर एनर्जी की बात करी जाए तो वेक्टर P डॉट वेक्टर E होता है, और यहाँ पे वेक्टर M डॉट वेक्टर B होता है। ठीक है, इस एग्जाम्पल को भी अभी हम समझेंगे। तो मैं आपको गॉस लॉ के बारे में बता रही थी, एक बार गॉस लॉ डिस्कस कर लेते हैं, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, और उसके बाद फिर हम ये एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है नोट करना कि मैग्नेटिक मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट। मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर मेरे पास कोई गॉसियन सरफेस है, ये कोई गॉसियन सरफेस है, अगर मेरे पास कोई गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर अगर मेरे पास कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो बाय डिफॉल्ट उस मैग्नेटिक सब्सटेंस में एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होगा। इसका मतलब कि जितनी फील्ड लाइंस इस गॉसियन सरफेस से बाहर जाएंगी, ठीक है, उतनी ही फील्ड लाइन इस गॉसियन सरफेस के अंदर भी आनी चाहिए। तो नेट फील्ड लाइन क्रॉसिंग द गॉसियन सरफेस कितना हो जाना चाहिए? 0। ठीक है, तो इसका मतलब कि फ्लक्स अब हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में फ्लक्स लिखा था फाई ई बराबर क्या लिखा था बेटा? वेक्टर ई है ना, डॉट वेक्टर ds, और अगर क्लोज्ड सरफेस की बात करी जाए तो क्लोज्ड इंटीग्रल, ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। और इसी को अगर मैग्नेटिज्म में लिखा जाए, ठीक है, मैग्नेटिज्म में लिखा जाए, और यही वैल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में Q/ε0 के बराबर थी। करेक्ट। तो मैग्नेटिज्म में हम यहाँ पे फाई ई की जगह B फॉर मैग्नेटिज्म यूज करते हैं। क्लोज्ड इंटीग्रल वेक्टर E डॉट ds की जगह पे हम वेक्टर B डॉट वेक्टर ds। ये फ्लक्स की डेफिनेशन हो गई, पर यहाँ पे इक्वल टू हम लिखेंगे 0। Q/ε0 आपको बता रही है मेजर ऑफ द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ गिवन गॉसियन सरफेस। यहाँ पे हम एनक्लोज करते थे गॉसियन सरफेस के अंदर चार्जेस, और कुछ ना कुछ नेट चार्ज निकल के आता था। पर यहाँ पे क्योंकि एक डाइपोल एनक्लोज्ड है गॉसियन सरफेस के अंदर, तो जितनी फील्ड लाइन बाहर जाएंगी उतनी अंदर आएगी। तो यहाँ पे डिफरेंस देखो, एक बार दोनों का डिफरेंस देखो, सी द डिफरेंस। यहाँ पे Q/ε0 आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है? 0। ठीक है, इसको नोट कर लो बच्चों। इसको स्टेटमेंट में भी पूछा जा सकता है कि स्टेट गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, ये आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, स्टेट गॉस लॉ इन magnetism. So it states that total magnetic flux through any closed surface, will be 0, और एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में आप ये लिख सकते हो। ठीक है, नोट कर लो बच्चों, इसको नोट कर लो। ठीक है, अब अगर नोट कर लिया है तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? फिगर शोज अ स्मॉल मैग्नेटाइज्ड नीडल P प्लेस्ड एट अ पॉइंट O। ये देखो, यहाँ पे ये एक मैग्नेटाइज्ड नीडल है, ठीक है, ब्लू कलर में दिखाई हुई है, O पॉइंट पे रखी हुई है। द एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ इट्स मैग्नेटिक मोमेंट। यानी मान लो कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट इधर है, तो अगर ये नीडल है तो इसका साउथ पोल इधर और इसका नॉर्थ पोल इधर होना चाहिए था। द अदर एरोज शो डिफरेंट पोजिशंस एंड ओरिएंटेशंस ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अनदर आइडेंटिकल मैग्नेटाइज्ड नीडल। हमारे पास कोई दूसरी नीडल है Q, और वो अलग अलग पोजिशन पे रखी जाती है। तो ये जो एरोज हैं ये इसके मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन को बता रहे हैं, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन को बता रहे हैं एट डिफरेंट पोजिशंस। ओके, पार्ट 1 बोला है, इन विच कॉन्फ़िगरेशन द सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। किस कॉन्फ़िगरेशन में सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं है? पहला सवाल।
इन विच कॉन्फ़िगरेशन इज द सिस्टम इन स्टेबल, अनस्टेबल, इक्विलिब्रियम, और किस कॉन्फ़िगरेशन में ये सिस्टम अपना स्टेबल या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा बताइए। Which configuration corresponds to the lowest potential energy among all the configurations shown, और सबसे कम potential energy किस configuration में होगी, तो ये जो है आपको ये सारे points यहाँ पे बताने हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से समझने की अब कोशिश करते हैं। गौर से देखना, यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है P का, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की अगर बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, क्योंकि मैंने बोला ना कि वहीं से एनालॉजी हम बना रहे हैं। काफी सारी एनालॉजी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म के बीच में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब हमारे पास डाइपोल था, ये -q + q, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये रही, एक्सियल पॉइंट पे जो नेट फील्ड थी वो किधर थी, किस डायरेक्शन में थी, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में थी। इसी तरीके से अगर ये हमारे पास एक मैग्नेटिक डाइपोल है, समझ लेना, ठीक है, तो मैग्नेटिक, यहां मैं साउथ पोल ले लेती हूँ, ये साउथ ले लिया, इसको नॉर्थ ले लिया, तो मैग्नेटिक मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी, ये आपको याद रखना है। ऐसे ही अगर यहाँ पे इक्वेटोरियल लाइन ली जाती तो इक्वेटोरियल लाइन पे ई एक्सियल डाइपोल मोमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में था। ऐसे ही अगर ये हमारा मैग्नेटिक डाइपोल होता तो मैग्नेटिक डाइपोल के लिए भी सेम स्टोरी कि ये एक्सियल नहीं, यहाँ पे इक्वेटोरियल लिखना चाहिए, तो इसको ये इक्वेटोरियल लिख देते हैं, ठीक है। तो बी इक्वेटोरियल डाइपोल मोमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के ऑपोजिट। तो ये एनालॉजी आपको याद रखनी है और इसको अब हम अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे P तो फिक्स है, Q अलग अलग जगह पे मूव किया जा रहा है, P फिक्स है। तो ये अपना P का जो मैग्नेटिक मोमेंट है ये मैंने MP बना दिया, ये फिक्स है, ठीक है। अब इस डाइपोल की वजह से अगर मैं बोलूं आपको कि बेटा इस पॉइंट पे बताओ, ठीक है, ये क्या हुआ, अगर मैं यहां पे इस पॉइंट को देखूं तो बेसिकली ये इस डाइपोल के एक्सिस पे आ रहा है, ठीक है, और अगर यहां पे कोई लाइन ड्रॉ करी जाए तो ये इक्वेटोरियल प्लेन हो गया, करेक्ट है। तो बेटा इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूं कि इसकी वजह से, इस डाइपोल की वजह से बताइए कि जो नेट फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो ये एक्सिस वाली लाइन हो गई, तो ये बीपी की डायरेक्शन होनी चाहिए इधर पे, डाइपोल की डायरेक्शन में, मोमेंट डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में ऐसी बननी चाहिए। सिमिलरली इस पॉइंट पे ये बीपी की डायरेक्शन हो गई डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में, और ये इक्वेटोरियल लाइन है, तो इक्वेटोरियल लाइन में जस्ट ऑपोजिट ये होगी बीपी की डायरेक्शन, यहाँ पे भी ऑपोजिट, तो ये होगी बीपी की डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे वही बात, ये बीपी की डायरेक्शन होगी और यहाँ पे ये बीपी की डायरेक्शन होगी। अच्छा इन पोजीशंस को कुछ नाम दिए गए हैं तो वो नाम रख लेते हैं, ठीक है। ये पोजीशन 1 बोली गई है, ये पोजीशन 2 है, ठीक है, उसके बाद ये पोजीशन है 3, फिर ये पोजीशन हो गई 4, ये 5th पोजीशन है, और बेटा ये जो है ये 6th पोजीशन है। अब इन सारी पोजीशंस पे अपन एक काम करते हैं कि जो Q का डाइपोल मोमेंट है वो बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने फील्ड की डायरेक्शन बना दी, अब यहाँ पे हम डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन को बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि तो Q4 यहाँ पे नीचे की तरफ रखा हुआ है ना, तो जैसा वहाँ दिख रहा है वही डाइपोल मोमेंट मैंने यहाँ बना दिया है ना, तो ये MQ लिख दिया, ऐसी डायरेक्शन हो गई। यहाँ पे ये MQ ऐसा बन रहा है, ये डायरेक्शन हो गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये बन रहा है MQ, ये डायरेक्शन हो गई, ठीक है। यहाँ पे ये बन रहा है MQ, ये डायरेक्शन हो गई, ठीक है। और इन दोनों पोजीशन पे ये MQ की डायरेक्शन इधर, यहाँ पे ये MQ की डायरेक्शन इधर। अच्छा हमने पढ़ा है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम तब होता है
जब जब मैग्नेटिक मोमेंट और फील्ड के बीच में 0 डिग्री का एंगल हो, है ना। वंस अगेन u इज इक्वल्स टू माइनस वेक्टर m डॉट वेक्टर b। अगर 0 डिग्री का एंगल है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम, 180 डिग्री का एंगल है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब हर जगह आपको मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस दिख रही है। बताइए यहाँ पे कितना हुआ 180 डिग्री, यहाँ पे कितना हुआ 180 डिग्री, यहाँ पे 0 डिग्री, इन दोनों के बीच में 0 डिग्री, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री। अब बताओ किस पोजीशन पे स्टेबल इक्विलिब्रियम हमको दिख रहा है। देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इन विच कॉन्फ़िगरेशन द सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। तो जहां पे आपको 90 डिग्री या 180 डिग्री दिख रहा है वो नॉट इन इक्विलिब्रियम कहलाएगा। ठीक है, तो हम कहाँ बोलेंगे नॉट इन इक्विलिब्रियम। 90 डिग्री कहाँ दिख रहा है हमको, फर्स्ट पे दिख रहा है, सेकेंड पे दिख रहा है, फोर्थ पे दिख रहा है, फिफ्थ पे दिख रहा है ना। तो यहाँ पे हम कह देते हैं फर्स्ट, और क्या था बताओ, सेकंड, और ये फोर्थ, और ये फिफ्थ। ठीक है, फिर वही अनस्टेबल पूछा गया है, तो जहां पे भी आपको 180 डिग्री का एंगल दिख रहा है अनस्टेबल हो गया। स्टेबल पूछा गया या लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी, तो जहां भी 0 डिग्री का एंगल दिख रहा है। तो बेटा ये मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। लास्ट के 2 पार्ट्स के आप आंसर लिखकर और फटाफट कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बता दो। ये ऑलरेडी मैंने आपको एनालॉजी समझा दी थी। मैंने आपसे कहा था कि पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर गॉस थ्योरम कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे। तो गॉस थ्योरम ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है ना। जहाँ पे अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है तो आप एक काम कर सकते हो कि इजीली आप डाउनलोड करके वहाँ डाउट क्वेरीज या टेलीग्राम या यूट्यूब तो है ही, कहीं भी अपनी डाउट और क्वेरीज पूछ सकते हो। अब ये सिलेबस में इंक्लूडेड है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है। यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, क्या पूछा जा सकता है, उसको देखते हैं। मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या है ये चीज़। पहले एक सेक्शन होता था हिस्टेरेसिस, अब वो हिस्टेरेसिस हटा दिया गया है, लेकिन हिस्टेरेसिस समझने के लिए कुछ बेसिक बातों की ज़रूरत थी, वो है सिलेबस में। तो सबसे पहले तो बेटा मान लो कि आपके पास एयर कोर्ड सोलेनॉइड है। क्या है, एयर कोर्ड सोलेनॉइड, और इस एयर कोर्ड सोलेनॉइड में I करंट है, नंबर ऑफ टर्न्स इसके N है। नंबर ऑफ टर्न्स जो हैं पर यूनिट लेंथ की अगर बात करी जाए तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल n मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया A, ये सब। इसके अंदर कुछ नहीं है, ये एयर कोर्ड है फिलहाल। तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी। क्या एग्जिस्ट करेगी, मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी, करेक्ट। सोलेनॉइड का एक काम होता है, अगर आप इसमें कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस रखो तो ये उसको मैग्नेटाइज कर देता है ना। फिलहाल तो कुछ नहीं रखा, तो अभी जब हमने कुछ भी नहीं रखा तो ये जो आपको फील्ड लाइन दिख रही है ये वो हैं जो किसी सब्सटेंस को मैग्नेटिक बना सकती हैं। इनमें क्षमता है कि ये सब्सटेंस को मैग्नेटिक बना सकती हैं, तो इसको बोला जाएगा मैग्नेटाइजिंग फील्ड्स आम भाषा में। ठीक है, सो बेसिकली यू कैन इमेजिन कि एक एयर कोर्ड सोलेनॉइड है, उसके कोर में अगर आपने कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस रख दिया तो वो मैग्नेटाइज हो जाएगा, पर नहीं रखा तो ये फील्ड क्या कहलाएगी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड फिलहाल तो। सो मैग्नेटाइजिंग फील्ड आपको पता है कि सोलेनॉइड के अंदर जो फील्ड होती है उसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, म्यू नॉट NI। ठीक है, मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। अब मान लो कि मैंने इसके अंदर एक आयरन कोर रख दिया। ठीक है, सोलेनॉइड के अंदर क्या कर दिया बेटा, ये आयरन कोर रख दिया। ठीक है, तो जैसे इस सोलेनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ईच टर्न इज अ सर्कुलेटिंग करंट। सोलेनॉइड का हर सिंगल टर्न एक सर्कुलर कॉइल है जिसमें करंट है। हर सिंगल टर्न क्या है, एक सर्कुलर कॉइल है जिसमें करंट है। तो इस टर्न के मान लो ये बहुत क्लोजली वाउंड सोलेनॉइड है। क्या है, वेरी क्लोजली वाउंड सोलेनॉइड, क्लोजली वाउंड सोलेनॉइड है। ठीक है, तो यहाँ ठीक ये जो कोर दिख रहा है ये कोर है, ये क्या है, ये कोर है, सॉफ्ट आयरन कोर, ये सॉफ्ट आयरन कोर है। तो इस सोलेनॉइड के करंट की वजह से क्या होता है, इस कोर को अगर मैं जूम करके दिखाऊं तो इस कोर में ऐसे छोटे 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 सर्कुलेटिंग करंट बनते हैं। ठीक है, इस कोर के बल्क में सर्कुलेटिंग करंट बनते हैं। ठीक है, तो इन दी बल्क
In the bulk we have circulating current. क्यों बने ये? क्योंकि सोलेनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड थी उसके अंदर हमने एक मेटालिक बॉडी रखी, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये अंदर मेटालिक बॉडी के अंदर सर्कुलेटिंग करंट बना रही है। अब क्योंकि इसके पास खुद का करंट आ गया, खुद का सर्कुलेटिंग करंट आ गया, तो जब इसके पास खुद का सर्कुलेटिंग करंट आता है तो क्या होता है बेटा, ये ना इसमें करंट की वजह से ये खुद एक मैग्नेटिक डाइपोल बन जाता है। यानी अगर मैं ये कोर देखूं तो ये जो कोर है, इस कोर में ऐसे बहुत सारे मैग्नेटिक डाइपोल बनेंगे, है ना। ईच सेगमेंट ऑफ द कोर इज अ मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें मैग्नेटिज्म इंड्यूस हुई। तो इसमें कितनी मैग्नेटिज्म इंड्यूस हुई? मैग्नेटिक इंडक्शन बोला जाएगा। द मैग्नेटिज्म इंड्यूस्ड या द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंड्यूस्ड इन द सॉफ्ट आयरन कोर प्लेस्ड इन द कोर ऑफ द सोलेनॉइड इज नोन एज मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं बिल्कुल जैसे यहाँ पे म्यू नॉट एन आई है, सर्कुलेटिंग करंट आई एम मान लो, तो म्यू नॉट एन आई एम, ठीक है। इसको आई एम मतलब ये क्या है, करंट जो मैग्नेटाइजेशन की वजह से आया है कोर के अंदर। फिर आता है मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। देखो मैग्नेटाइजिंग फील्ड अलग है और मैग्नेटाइजिंग फील्ड के साथ अगर इंटेंसिटी जुड़ जाए तो ये अलग है। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी अलग होती है, ठीक है। तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी H सिंबल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं और ये H n टाइम्स I के बराबर है। इसको अगर मैं इक्वेशन 1 बोल दूं और इसको 2 बोल दूं, ठीक है, तो देखो फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 को कंपेयर करो तो बी नॉट को क्या लिखा जा सकता है? बी नॉट को लिख सकते हैं म्यू नॉट H, ठीक है। मैग्नेटाइजिंग फील्ड किसके बराबर है? परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस टाइम्स मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी के बराबर है, ठीक है। यहां से आप और क्या लिख सकते हो? म्यू नॉट किसके बराबर होगा? बी नॉट बाई एच के, ठीक है। म्यू नॉट बी नॉट बाई एच के बराबर होगा। इसके बाद आते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन यानी कि कोर कितना ज्यादा मैग्नेटाइज होगा या कितना ज्यादा मैग्नेटाइज हुआ उसकी मेजरमेंट। इसको कैपिटल एम से, वेक्टर क्वांटिटी है, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये है मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। देखो मैंने आपको बोला कि इसका हर एक सेगमेंट एक डाइपोल बन गया, तो हर सेगमेंट के पास क्या होगा? खुद का एक मैग्नेटिक मोमेंट होगा। तो पूरे वॉल्यूम में टोटल कितना मैग्नेटिक मोमेंट बना है? सो मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकाला जाएगा? NIA, ये फॉर्मूला होता है। तो एक सेगमेंट की अगर बात करी जाए, एक सेगमेंट की, तो NIA, और क्योंकि हम कोर की बात करें तो कोर में जो करंट है वो बेटा IM है, तो IM इंटू A, ठीक है। और अगर पूरी लेंथ की बात करी जाए यहाँ से यहाँ तक तो NIAL कहा जाएगा, और वॉल्यूम क्या होगा? A इंटू L होगा। तो ये L से ये L कैंसिल, ये A से ये A कैंसिल, तो N इंटू IM। ये है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इसके अच्छे से नोट्स बना लेना, इसको एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं M किसके बराबर आया? NIM के बराबर आया, ठीक है। इसके बाद है टोटल फील्ड इंडक्शन। तो अब जो नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, जिसको टोटल फील्ड इंडक्शन कहेंगे या टोटल मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या हो जाएगी? बी नॉट जो एयर कोर्ड सोलेनॉइड की फील्ड थी, और BM जो हमने सॉफ्ट आयरन कोर डाल दिया तो जो फील्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो म्यू नॉट N आप कॉमन ले लोगे, है ना, दोनों में बी नॉट और BM में म्यू नॉट N कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा? I प्लस IM, ऐसे लिख सकते हो। इसके अलावा और B को और कैसे लिखा जा सकता है? देखो बी नॉट को आप लिख सकते हो म्यू नॉट H और BM को आप लिख सकते हो म्यू नॉट M, ठीक है। ये देखो बी नॉट हमने यहाँ पे म्यू नॉट H लिखा था, और ऐसे ही अगर यहाँ पे BM लिखा जाए, NIM को रिप्लेस कर दो यहाँ पे, तो इसको हम लिख सकते हैं म्यू नॉट M, ठीक है। तो यहाँ पे म्यू नॉट कॉमन ले लो, तो B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट कॉमन और ब्रैकेट में H प्लस M, ठीक है। बच्चों ये एक्सप्रेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार आप अच्छे से नोट कर लो, ठीक है। इसके बढ़िया से नोट्स बना लो और इसको एक बार सेल्फ प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। मैंने आपको सबके मीनिंग बताए हैं, है ना, तो ये क्लिप, इतनी सी क्लिप 2 बार देखकर फिर लिखकर इसकी प्रैक्टिस करना। अब चलो आगे बढ़ेंगे, ठीक है।
इसमें ये वाला सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या होती है? तो जो टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन हमने निकाला था अभी, है ना, म्यू नॉट, ये देखो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकाला था, तो म्यू नॉट कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा ब्रैकेट में? H प्लस M। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाय मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी से इसको डिवाइड करते हैं, तो ये कहलाती है आपकी परमिएबिलिटी। इसको और आगे कैसे लिख सकते हो? ये डिवाइड करोगे तो यहाँ पे बचेगा म्यू नॉट प्लस यहाँ पे बचेगा म्यू नॉट M बाई H। ठीक है, ओके। रिलेटिव परमिएबिलिटी आप पहले पढ़ चुके हो, परमिएबिलिटी ऑफ एनी मीडियम, उसका रेशियो विद रिस्पेक्ट टू परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको रिलेटिव परमिएबिलिटी बोला जाता है। यहाँ से आप ये भी लिख सकते हो कि म्यू किसके बराबर होगा? म्यू नॉट टाइम्स म्यू आर के बराबर होगा। म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स म्यू आर। ससेप्टिबिलिटी क्या है? मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का रेशियो, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का रेशियो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी के साथ, विथ मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, विथ मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। तो ये जो रेशियो है, इस रेशियो को हम कहते हैं ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि बेसिकली कितनी फील्ड अप्लाई करी जाए ताकि इतनी मैग्नेटाइजेशन प्रोड्यूस हो, यानी किसी सब्सटेंस में मैग्नेटाइजेशन कितनी प्रोड्यूस करी जा सकती है, एक तरीके से उसकी मेजरमेंट है उस सब्सटेंस की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ा है। दो तरीके की ससेप्टिबिलिटी हो सकती है भाई, किसी सब्सटेंस में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज को जेनरेट किया जा सकता है ना, तो वो इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी की मेजरमेंट है। ऐसे ही किसी सब्सटेंस में कितनी मैग्नेटिज्म को जेनरेट किया जा सकता है, वो उसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कहलाएगी। अब इसमें एक रिलेशन आता है बच्चों कि आप म्यू या म्यू नॉट, म्यू आर और ससेप्टिबिलिटी, इनका कोई रिलेशन बना के बताओ। तो यहाँ देखते जाओ, अभी हमने क्या लिखा था, यहाँ पे एक रिलेशन हमने लिखा, ये देखो ये पहला वाला, तो यहाँ लिख दे रही हूँ मैं ऊपर, म्यू इज इक्वल्स टू म्यू नॉट कॉमन ले लेंगे ब्रैकेट में 1 प्लस एम बाई एच, ऐसा लिखा जा सकता है। म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट कॉमन ब्रैकेट में 1 प्लस एम बाई एच। अच्छा, एम बाई एच क्या है? ससेप्टिबिलिटी है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो यहाँ से लिख सकते हैं म्यू इक्वल टू म्यू नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस ससेप्टिबिलिटी काई। ठीक है, और इसको कैसे लिखा जा सकता है? म्यू अपॉन म्यू नॉट इक्वल्स टू 1 प्लस काई। अच्छा, म्यू बाय म्यू नॉट क्या है? देखो म्यू बाय म्यू नॉट म्यू आर है, तो इसको लिख सकते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर, 1 इधर ले आओ -1 इक्वल्स टू काई। तो ये सारे रिलेशन जो यहाँ लिखे गए हैं बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। फिर से 5 सेकंड का टाइम दिया, इसको अच्छे से नोट कर लो, प्रैक्टिस भी करना है। ये सेक्शन इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। चलो नोट हो जाए तो एक बार आप है ना कमेंट करके बताना मैम नोट कर लिया है। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चंस कुछ ट्राई करते हैं। ठीक, देखो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करनी है एच एम बी। ठीक है, खैर, अ सोलेनॉइड हैज अ कोर ऑफ मटेरियल विथ रिलेटिव परमिएबिलिटी, क्या क्या गिवन है लिख लें। सो म्यू आर इक्वल्स टू 400, ये क्वेश्चन में गिवन है। द वाइंडिंग्स ऑफ द सोलेनॉइड आर इंसुलेटेड फ्रॉम द कोर एंड कैरी अ करंट ऑफ 2 एम्पियर। ठीक है, तो वाइंडिंग कैरी करंट ऑफ 2 एम्पियर, मतलब आई बराबर 2 एम्पियर। इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इज 1000 पर मीटर, तो पर यूनिट लेंथ मतलब छोटा एन दिया हुआ है 1000 पर मीटर, है ना। कैलकुलेट एच क्या है बताओ। ठीक है, एम क्या है ये भी बताओ, बी क्या है ये भी बताओ। ठीक है, और आई एम क्या है ये भी बताओ। ठीक है, ओके, अब हमने पढ़ा है फॉर्मूला एच बराबर एन आई, बेटा आ गया 1000 इंटू 2।
तो 2000, ठीक है। और अगर बात करी जाए H की स्टैंडर्ड यूनिट की, तो H की स्टैंडर्ड यूनिट क्या होनी चाहिए? एम्पियर पर मीटर, क्योंकि ये क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, तो नीचे मीटर आएगा, और तो ये क्या हो गया, एम्पियर पर मीटर, ये H आ गया, ठीक है, ओके। अब रिलेटिव परमिएबिलिटी आपको 400 दी है, तो यहां देखो रिलेटिव परमिएबिलिटी अगर आपको 400 दी है तो आपकी ससेप्टिबिलिटी आ जाएगी -1 करके 399। तो यहां से हम ससेप्टिबिलिटी लिख सकते हैं म्यू आर -1, ठीक है। तो 400 -1 मतलब कि 399, ये ससेप्टिबिलिटी आ गई, ओके। ससेप्टिबिलिटी आ गई तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, देखो ससेप्टिबिलिटी क्या होता है, अभी पढ़ा था यहीं पे इसी इक्वेशन में, m/h। तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं ससेप्टिबिलिटी इक्वल्स टू m/h से m इक्वल्स टू h टाइम्स ससेप्टिबिलिटी, मतलब m इक्वल्स टू h कितना आया था 2000 और ससेप्टिबिलिटी कितनी आई थी 399, करेक्ट। तो ये आपका आ जाएगा m, जो h की यूनिट होगी वही m की यूनिट होगी, एम्पियर पर मीटर। तो क्या क्या फाइंड आउट कर लिया, h आ गया, m आ गया, ठीक है। क्या b और im आप निकाल लोगे? भाई b निकाला जा सकता है, वंस अगेन सी द फॉर्मूला, ठीक है। देखो गौर से बच्चों, b इज इक्वल्स टू क्या है, म्यू नॉट ब्रैकेट में h प्लस m, h आ गया m आ गया, दोनों को ऐड करना है और म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करना है, लिख सकते हो यहाँ पे। ये कैलकुलेट करके आप आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। यहाँ लिखोगे म्यू नॉट ब्रैकेट में m प्लस एच, आपको पता है कि म्यू नॉट बाई 4 पाई कितना होता है 10 की पावर -7, तो म्यू नॉट कितना हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 की पावर -7, ये म्यू नॉट का फॉर्म की वैल्यू आ गई। यहाँ लिखोगे 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 और ब्रैकेट में m जो भी आपने फाइंड आउट करा है और h जो भी फाइंड आउट करा है इसकी वैल्यूज पुट करोगे, तो b आ गया कि नहीं आ गया, आ गया b। अच्छा आई एम कैसे निकालेंगे बेटा, आपको पता है कि m क्या होता है, n टाइम्स आई एम होता है, अभी फॉर्मूला बताया था m इक्वल्स टू n टाइम्स आई एम। तो यहाँ से आई एम कितना आ जाएगा, m डिवाइडेड बाय n, m आप निकाल चुके, n आप निकाल चुके। तो ये आपको एक ग्लिम्स दे दिया कि किस टाइप के क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर टॉपिक पे आ सकते हैं। फॉर्मूले इसीलिए इस टॉपिक के याद रखना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। वैसे तो हर सब्सटेंस मैग्नेटिक होता है, हम जब कहते हैं देयर इज अ बार मैग्नेट, जो बचपन में खेलते थे, वो हमारे लिए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं, पर हर सब्सटेंस मैग्नेटिक होता है और ये मैग्नेटिज्म 3 तरीके से क्लासिफाई करी जाती है, ठीक है। ये टेबल अभी हम लौट कर आके देखेंगे। तो 3 तरीके से जो कैटेगरीज बनाई जाती है मैग्नेटिक सब्सटेंसेस की, ठीक है, बोलो क्या होती है मेजर क्लासिफिकेशन, ये 3 सब्सटेंसेस में है। एक हम कहते हैं डायामैग्नेट्स, फिर हम कहते हैं पैरामैग्नेट्स, और जो आखिरी कैटेगरी है वो है फेरोमैग्नेट्स की, ठीक है। अब सबसे पहले अगर हम बात करें कि डायामैग्नेट्स क्या होते हैं, क्या इनकी खास प्रॉपर्टी क्या है, तो एज पर जो अभी सीबीएसई 2024 में है, क्योंकि इसकी भाई ये थियोरी एक्सप्लेनेशन हटा दी गई है, नहीं आएगी, थोड़ा सा मैं बता दूंगी फिर भी। तो एग्जैक्टली बस बिहेवियर के ऊपर आपको इन तीनों को याद करना है, समझना है, लर्न करना है, ठीक है। किसके ऊपर, बिहेवियर के ऊपर। अगर कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मैंने एक डायामैग्नेटिक सब्सटेंस रख दिया, ठीक है, तो एक्सटर्नल फील्ड में डायामैग्नेटिक सब्सटेंस इस फील्ड को एक्सपेल करता है, फील्ड को क्या करता है, एक्सपेल। तो यहां पहली जो प्रॉपर्टी है बेटा हमें जो समझ आई कि एक्सटर्नल
magnetic field is expelled by a diamagnetic substance. ऐसा क्यों होता है ये भी हम जानेंगे. वंस अगेन, अगर हमारे पास यूनिफॉर्म फील्ड होती और यूनिफॉर्म फील्ड में मैंने एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का बार रखा होता, तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टीज होती है कि एक्सटर्नल फील्ड को ये स्लाइटली अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है. यानी कि एक्सटर्नल फील्ड में अगर हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस रखें तो फील्ड स्लाइटली पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरफ अट्रैक्ट होती है. ठीक है, इसी को आपको अपने शब्दों में लिखना है. पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस very weakly attract the external magnetic field. ठीक है, अगर फील्ड, ये बात हो रही है यूनिफॉर्म फील्ड की. इन यूनिफॉर्म फील्ड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का तो क्या कहना, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का बार रखा जाए तो काफी स्ट्रांगली ये अट्रैक्ट करती है एक्सटर्नल फील्ड को. ठीक है, काफी स्ट्रांगली अट्रैक्ट करती है एक्सटर्नल फील्ड को. ये जो पहली प्रॉपर्टी मैंने आपको समझाई, इसका मेन रीजन क्या है अब समझना. यहां पे आप देखोगे ससेप्टेबिलिटी डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की क्या है, नेगेटिव है और 0 से छोटी है. जो रेंज है डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की ससेप्टेबिलिटी की, वो -1 से 0 के बीच में है. इट इज नेवर 0, लेस देन 0, है ना. तो अगर मैं एक्स एक्सेस बना दूं, ये 0, ये -1, तो बेटा इसकी जो वैल्यू है डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की ससेप्टेबिलिटी की जो वैल्यू है वो इस रेंज में रहती है. ठीक है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की तो आप कह सकते हो नेगेटिव एंड स्मॉल. यहाँ पे क्या लिख सकते हो ससेप्टेबिलिटी के लिए, नेगेटिव एंड स्मॉल. पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की जो ससेप्टेबिलिटी है वो 0 से बड़ी है और यहाँ पे एप्सिलॉन एक छोटा नंबर है, स्मॉल पॉजिटिव नंबर. तो यहाँ पे जो ससेप्टेबिलिटी है वो है पॉजिटिव एंड स्मॉल, पॉजिटिव एंड स्मॉल. और यहाँ पे बहुत बड़ी है, 1 से काफी बड़ी है. ठीक है, तो आप लिख सकते हो लार्ज पॉजिटिव वैल्यू, लार्ज पॉजिटिव वैल्यू. कॉन्सिक्वेंटली क्योंकि ससेप्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगी रिलेटिव परमिएबिलिटी, है कि नहीं. क्या लिखा था यहाँ पे, देखो यहाँ नहीं, यहाँ पे क्या लिखा था, इस इक्वेशन को देखो. इस इक्वेशन के हिसाब से आप लिख सकते हो कि रिलेटिव परमिएबिलिटी ससेप्टेबिलिटी +1 है. तो भाई जो भी ससेप्टेबिलिटी आ रही है उसमें एक जोड़ोगे तभी तुमको रिलेटिव परमिएबिलिटी मिलेगी, है ना. तो यहां देखा जाए तो यहाँ पे जो रिलेटिव परमिएबिलिटी है डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की, अगर आप 1 जोड़ दो तो यहाँ पे ये स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, लेकिन 1 से छोटी है, ये याद रखना. यहाँ क्या हो रहा है, देखो ये भी कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है, ये भी स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू है, लेकिन ये ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है. ठीक है, और यहाँ पे ये तो लार्ज पॉजिटिव वैल्यू है. इनफैक्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए ये जो वैल्यूज हैं ये 1000 से 10,000 ऐसी इतनी बड़ी वैल्यूज होती हैं, काफी बड़ी वैल्यूज होती हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के लिए. अब अगर रिलेटिव परमिएबिलिटी यहाँ 1 से छोटी आ रही है तो हमको पता है कि भाई रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होती है, μ/μ0. और अगर ये वैल्यू 1 से छोटी है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि परमिएबिलिटी ऑफ अ डायामैग्नेटिक सब्सटेंस वो वैक्यूम की परमिएबिलिटी से भी कम होता है. वैक्यूम में जितनी परमिएबिलिटी है उससे भी कम होता है, मतलब वैक्यूम जितनी फील्ड लाइंस को अलाउ कर सकती है खुद के थ्रू पास होने के लिए, उससे भी इसकी परमिएबिलिटी कम है. तो ये फील्ड लाइन को अपने थ्रू पास होने ही नहीं देगा, एक्सपेल कर देगा. ठीक है, और इसी लॉजिक को अगर मैं यहाँ लगाऊं तो यहाँ म्यू ग्रेटर देन μ0 होगा. ठीक है, और यहाँ तो म्यू μ0 से काफी बड़ा होगा. ठीक है, यहाँ पे ना ये जो सेक्शन है बच्चों, मैं इसमें ना 10 स्टार्स दूंगी, 10 स्टार्स.
10 स्टार्स। ये हर बार क्या होता है एग्जाम में, आपको ना बोल दिया जाएगा कोई मटेरियल है, उसकी ससेप्टेबिलिटी 1000 है, तो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मैग्नेटिज्म इन इट। 1000 है मतलब बहुत लार्ज पॉजिटिव वैल्यू है ससेप्टेबिलिटी की, तो वो फेरोमैग्नेटिक है। यार फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस आइडेंटिफाई करना फिर भी आसान होता है, क्यों? 200 300 400 ऐसी वैल्यूज होंगी, 1000 है ना, ऐसी वैल्यूज होंगी। दोनों की ससेप्टेबिलिटी ले लो या फिर रिलेटिव परमेबिलिटी ले लो, ये लार्ज पॉजिटिव वैल्यूज है, यहाँ दिक्कत नहीं होने वाली। अरे यार बस पॉजिटिव आ जाए और बड़ी वैल्यू आ जाए तो वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेज है। दिक्कत कहाँ होती है? जहां पे डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की बात करी जाए, क्योंकि यहां बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है। भाई यहां भी स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू है, यहां भी स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू है, और यहां भी स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू है। देखो ये पॉजिटिव एंड स्मॉल, अब कंफ्यूजन होना शुरू हो जाता है। तो आपको ये पहले ऑर्डर में याद रखना है। ससेप्टेबिलिटी डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की नेगेटिव होती है, और परफेक्ट डायामैग्नेटिज्म होना, अगर कोई सब्सटेंस परफेक्टली डायामैग्नेटिक है तो उसकी ससेप्टेबिलिटी क्या होगी? -1 होगी। कौन होते हैं परफेक्ट डायामैग्नेट्स? सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर्स परफेक्ट डायामैग्नेट्स होते हैं। मतलब अगर आपने एक सुपर कंडक्टर को फील्ड में रख दिया तो फील्ड उससे छितर के बाहर निकलेगी। बुलेट ट्रेन की जो रनिंग है वो पटरियों को टच नहीं करती, सेम प्रिंसिपल की वजह से, है ना। मीजनर इफेक्ट कहते हैं इसको, दिस इज नोन एज मीजनर्स इफेक्ट, है ना। तो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ ससेप्टेबिलिटी नेगेटिव है। अब इसमें थोड़ा सा आप क्या करो, जोड़ दो, 1 जोड़ दो, तो इसकी परमिएबिलिटी जो होती है वो स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू बन जाती है। अब यहाँ पे ससेप्टेबिलिटी ऑलरेडी पॉजिटिव और स्मॉल है, ठीक है, और इसमें अगर आप 1 और जोड़ दो, 1 और जोड़ दिया जो पॉजिटिव स्मॉल वैल्यू है, तो ये हमेशा ग्रेटर देन 1 इसकी परमिएबिलिटी होगी। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों। अब इसकी ससेप्टेबिलिटी नेगेटिव है, मैंने आपको बताया कि वैक्यूम के कंपैरिजन में इसकी परमिएबिलिटी देखो कम आ रही है। मतलब वैक्यूम फिर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने थ्रू पास होना अलाउ करेगा, डायामैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं करेगा। इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे ही हमने यहाँ पे ये लिखा है कि डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के बार को हमने फील्ड में रखा, फील्ड छितरा के निकल रही है, यहाँ वीकली अट्रैक्ट हो रही है और यहाँ पे स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रही है। यहाँ पे वीकली अट्रैक्ट हो रही है और यहाँ पे स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको याद रखने। इसमें और भी 2-4 क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के आते हैं वो समझते हैं। कई बार आता है कि फलाना सब्सटेंस है, बताओ कि ये किस टाइप का है। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, इसको गौर से देखो। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर देखो क्या क्या लिखा है, बिस्मथ, कॉपर, लेड, है ना, SI। SI क्या होता है बेटा? सिलिकॉन, ठीक है, N2, H2O, NaCl, है ना। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल्स जो दिए हुए हैं ना, कुछ एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए। आप कहोगे ये रोट मेमोराइजेशन का पार्ट है ये रोट मेमोराइजेशन का। खैर यहाँ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आयरन, निकल, कोबाल्ट आपको जहां दिख जाए, ऑल निको वगैरह, ठीक है, तो आपको पता है कि वो फेरोमैग्नेटिक होगा। यहाँ पे अगर आप देखो, है ना, तो थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स आपको याद, जैसे एल्यूमिनियम, क्या होगा, 4 ऑप्शन दिए होंगे और 4 में बोला कि कौन सा पैरामैग्नेटिक है, तो यार एल्यूमिनियम पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल भी याद होना चाहिए, ठीक है। एक तो ये टाइप का क्वेश्चन आता है। दूसरा आता है कि मान लो आपके पास ये 2 मैग्नेटिक पोल्स हैं, N और S, ठीक है। यहाँ पे कोई ऐसे डिश है, अगर मैंने इसमें डायामैग्नेटिक सब्सटेंस रख दिया तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या करेगा, क्योंकि उसको फील्ड से दूर जाना है और फील्ड पोल्स के पास स्ट्रांग होती है, तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होगा। देखो सेंटर की तरफ इकट्ठा हो जाएगा ताकि वो फील्ड से दूर जा पाए। और यहीं अगर मैग्नेटिक पोल्स के ऊपर यहाँ पे कोई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होता तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो है ऐसा होता। अच्छा, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो होते हैं मोस्टली सॉलिड्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि फेरोमैग्नेटिक लिक्विड्स नहीं होते हैं और उनसे काफ़ी ज़्यादा मतलब प्ले गेम्स ऐसे खेले जाते हैं। फेरोमैग्नेटिक लिक्विड आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, है ना, पर मोस्टली ये सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से बिहेवियर शो करते हैं। अगर मान लो आपके पास कोई यू ट्यूब है, कौन सा यू ट्यूब, यू शेप का ट्यूब है, ठीक है, और इसमें डायामैग्नेटिक सब्सटेंस है, आपने यहाँ पे मैग्नेटिक पोल्स लगा दिए, तो क्या होगा कि यहाँ से लिक्विड रिसीड करके इधर कम हो जाएगा और दूसरी साइड पे बढ़ जाएगा, और पैरामैग्नेटिज्म में जस्ट ऑपोजिट इफेक्ट होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है, मैं फिर बता दूं, वेरी इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंस, ठीक है।
टेम्परेचर डिपेंडेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो नोट कर लो, जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं वो इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर के, ठीक है। ये क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। मतलब कि अगर मैं टेम्परेचर वर्सेस ससेप्टिबिलिटी का ग्राफ बनाऊं डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए, ठीक है, तो क्या वो ऐसा बनेगा? वैसे इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है तो देखने में सही लग रहा है कि हाँ ऐसा बनना चाहिए, बट क्योंकि ससेप्टिबिलिटी बेटा नेगेटिव होती है ना, तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा। टेम्परेचर ससेप्टिबिलिटी, आप इसको -y में बनाओगे क्योंकि ये नेगेटिव होती है फॉर डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। ये याद रखना जरूरी है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। जबकि अगर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की बात करी जाए तो यहाँ पे जो ससेप्टिबिलिटी है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की बात करी जाए तो इट इज प्रोपोर्शनल टू 1/T - Tc, ठीक है। यानी अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ससेप्टिबिलिटी यहाँ पे क्या हो रही है? कम हो रही है। सेम यहाँ पे अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ससेप्टिबिलिटी यहाँ क्या हो रही है? कम हो रही है। इसका मतलब हायर टेम्परेचर्स पे फेरोमैग्नेट्स पैरामैग्नेट्स की तरह बिहेव करने लगते हैं, ठीक है। एट हाई टेम्परेचर्स ferromagnetic substances may behave as पैरामैग्नेटिक, ठीक है। टीसी कहलाता है इस पर्टिकुलर केस में, टीसी कहलाता है, ये जो टीसी है ये कहलाता है क्यूरीज पॉइंट, ठीक है। क्यूरीज पॉइंट, इसका मतलब क्या है कि ये फिक्स टेम्परेचर है फॉर अ गिवन टाइप ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल। हर किसी पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए सेम क्यूरी पॉइंट नहीं होगा। यानी कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं और एक हायर टेम्परेचर पे आयरन को ले जाया जाए सपोज, या फिर कोबाल्ट को ले जाया जाए, है ना, दोनों में फेरोमैग्नेटिक बिहेवियर है, फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, तो एट अ गिवन टेम्परेचर आयरन कंप्लीटली पैरामैग्नेटिक बन सकता है, ठीक है। बट बिलो दिस टेम्परेचर आयरन इज फेरोमैग्नेटिक। तो क्यूरीज पॉइंट आपका वो मैक्सिमम टेम्परेचर है जिसके बिलो इट इज स्टिल फेरोमैग्नेटिक, बट एक लिमिट के बाद लेगा यार ये पैरामैग्नेटिक बन जाएगा। और ये टेम्परेचर हर मटेरियल में अलग अलग होगा। जैसे कि मैंने बताया आयरन के लिए जो क्यूरीज पॉइंट है वही सेम कोबाल्ट के लिए नहीं होगा, ठीक है। तो क्योंकि आपके सिलेबस में स्पेसिफिकली दिया हुआ है डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर, ये मेंशन है सिलेबस में, तो इसीलिए ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में भी क्या होता है? विद इंक्रीज इन टेम्परेचर ससेप्टिबिलिटी डिक्रीजेस। प्रोपोर्शनैलिटी साइन अगर हम यहाँ से हटा दें तो इक्वल टू लगाएंगे तो ये C/T होता है, जहाँ पे C कहलाता है क्यूरीज कांस्टेंट, ठीक है। सेम वहां पे प्रोपोर्शनैलिटी हटा के इक्वल टू लगाएंगे तो वी विल गेट क्यूरीज कांस्टेंट, बट मेजरली आपको ससेप्टिबिलिटी का टेम्परेचर डिपेंडेंस समझना है। अगर मैं ससेप्टिबिलिटी का टेम्परेचर के साथ ग्राफ बनाऊं फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस या फिर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, टेम्परेचर ऐसा ग्राफ बनेगा बेटा। यहाँ पे ससेप्टिबिलिटी क्या कर रही है? टेम्परेचर बढ़ाने से डिक्रीज कर रही है। तो चाहे आप इसको पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए बनाओ चाहे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए बनाओ, तो ग्राफ थोड़ा सा ऐसा बनता है, ठीक है। ओके, यहाँ पे कुछ फिजिकल क्वांटिटीज, सिंबल्स, उनके नेचर और डायमेंशंस एक बार सम अप किए हुए हैं, है ना। तो एक बार इसको आप देख लो, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया, स्टार्टिंग में बताया, कई बार क्वेश्चन आता है कि आपको ये डायमेंशन सपोज दी हुई है, क्वेश्चन में डायमेंशन गिवन है, अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये डायमेंशन किसकी है। हो सकता है आप फ्लक्स तक पहुंच जाओ, तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स की है या फिर ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की है। तो आपको जो भी क्वांटिटीज हैं, जितनी भी क्वांटिटीज आ रही हैं, उनकी स्टैंडर्ड यूनिट याद होनी चाहिए, डायमेंशंस याद होनी चाहिए। हर चैप्टर के एंड में स्टैंडर्ड यूनिट और डायमेंशन जरूर याद कर लेना, ठीक है।
यहाँ पे और भी कुछ वैल्यूज है, दिस इज जस्ट फॉर योर नॉलेज, आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीन पॉज करके लिख लो, नोट्स बना लो, वीडियो को पॉज कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले बेटा जो मैंने आपको 3 टाइप के मैग्नेटिक सब्सटेंसेस बताए उसमें और कौन कौन से क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, मेजरली ये कि एक्सटर्नल फील्ड में ये सब्सटेंसेस कैसे बिहेव करते हैं, टेम्परेचर से इनकी ससेप्टेबिलिटी पे क्या फर्क पड़ता है, या फिर किसी की कोई ससेप्टेबिलिटी या परमिबिलिटी की वैल्यू दे दी, आइडेंटिफाई करो कि मटेरियल क्या है। इसके अलावा अगर स्पेसिफिकली फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की बात करी जाए, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की बात करी जाए तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कैटेगराइज्ड होते हैं हार्ड फेरोमैग्नेट्स में और सॉफ्ट फेरोमैग्नेट्स में। ठीक है, हार्ड फेरोमैग्नेट्स वो होते हैं, आप कह सकते हो, जो अपनी मैग्नेटिज्म को काफी लंबे टाइम तक रिटेन करके रख सकते हैं। सॉफ्ट फेरोमैग्नेट्स वो होते हैं जिनकी मैग्नेटिज्म मतलब जल्दी निकल जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आयरन कोर की बात करूं, सॉफ्ट आयरन, तो जब तक एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट है तब तक सॉफ्ट आयरन भाई साहब मैग्नेटाइज रहेंगे, जैसे ही आपने एक्सटर्नल फील्ड को रिमूव कर दिया ये डीमैग्नेटाइज हो जाते हैं, तो ये मैग्नेटाइज हो जाता है इन एक्सटर्नल फील्ड, है ना, एंड गेट्स demagnetized when external field is removed। तो ये हुआ अपना सॉफ्ट फेरोमैग्नेट। ठीक है, सॉफ्ट फेरोमैग्नेट की खासियत ये है कि इनको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, दे कैन बी यूज्ड एज कोर इन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। ठीक है, इसमें इतनी ही खासियत है, पहले हिस्टेरेसिस के बेसिस पे समझाया जाता था, रिटेंटिविटी, कोर्सिविटी और प्रॉपर्टी समझाई जाती थी। तो अब आपको इतना ही बेसिक याद रखना है कि सॉफ्ट आयरन क्या है, एक बेसिकली कह सकते हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेट के कोर के लिए सबसे मोस्ट सूटेबल मटेरियल है। क्यों? क्योंकि ये सॉफ्ट फेरोमैग्नेट है। तो क्या हुआ, क्योंकि ये सिर्फ तभी मैग्नेटाइज रहेगा जब एक्सटर्नल फील्ड प्रेजेंट है, और जब एक्सटर्नल फील्ड को हटा दो तो डीमैग्नेटाइज हो जाता है। हार्ड फेरोमैग्नेट्स एक तरीके से क्या होते हैं, परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं। मतलब आपने अगर एक्सटर्नल फील्ड हटा भी दी तो भी ये अपनी मैग्नेटाइजेशन रिटेन करके रख सकते हैं। ठीक है, सो दे रिटेन their magnetization, they retain their magnetization even after the external field is removed, even after the external field is removed। ओके बच्चा पार्टी, अब इस चैप्टर का जितना भी थियोरेटिकल पोर्शन था, जो भी हमें थ्योरी में पढ़ना था, वो हमने डिस्कस कर लिया। अब आपके ऊपर है कि आपने जो पूरी थ्योरी पढ़ी है उसके प्रॉपर नोट्स आपने बनाए हैं कि नहीं। देखने में लगता है यार थोड़ा इजी चैप्टर है, लेकिन देखो इजी चैप्टर आपको सबसे अच्छे नंबर दिलवा सकता है, क्योंकि श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं कि इसी टॉपिक से यहीं से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, यहाँ जो लास्ट वाला सेक्शन है ना, मैंने आपको जो बताया ससेप्टेबिलिटी, परमिबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ये यहाँ से जो सेक्शन है ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो फटाफट हम कुछ क्वेश्चन इस पे सॉल्व कर लें क्या जल्दी से। तो क्वेश्चन है, अ शॉर्ट बार मैग्नेट प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस एट 30 डिग्री विद यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सपोज ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करता है, ये मैग्नेटिक बार मैग्नेट है ना, और ये 30 डिग्री पे रखा हुआ है, इसकी एक्सेस जो है फील्ड के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाती है। यहाँ पे जो इसका मैग्नीट्यूड है वो 0.25 टेस्ला गिवन है। एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। ठीक है, इस पे जो टॉर्क लग रहा है, मैं मान के चल रही हूँ कि ये इसके मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन है। जो टॉर्क ये बार मैग्नेट एक्सपीरियंस कर रहा है बेटा, वो है 4.5 इंटू 10⁻⁻² जूल्स। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट? तो हमको पता है कि टॉर्क क्या होता है, एम बी साइन थीटा होता है। एम निकालना है तो टाउ
तो b साइन थीटा से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो टाउ की वैल्यू कितनी है 4.5 इंटू 10⁻⁻2 और b की वैल्यू कितनी है 0.25। साइन 30 कितना होता है 1/2, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, डेसिमल हटाओ, 100 आ जाएगा। 25 4 जा 100, 4.5 का डबल होता है 9 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻2, तो ये हो गया 36 इंटू 10⁻⁻2। ये तो मैग्नीट्यूड आ गया मैग्नेटिक मोमेंट का, है ना। इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। रही बात इसकी यूनिट क्या होती है, तो मैंने आपको बताया था, है ना, कि मैग्नेटिक मोमेंट जो है उसको हम लिख सकते हैं NIA। करेक्ट, क्या लिख सकते हैं NIA। यहाँ से आपको यूनिट निकालना आसान हो जाएगा। N क्या होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो पर मीटर में इसकी यूनिट आएगी। I किस में मेजर किया जाएगा एम्पियर में, एरिया मीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो मीटर स्क्वायर से 1 मीटर चला गया तो एम्पियर मीटर, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे यूनिट में एम्पियर मीटर। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। वीडियो थोड़ा पॉज करके चाहे तो नोट कर लेना। आगे बढ़ेंगे बच्चों। अगला सवाल है अ शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। देखो यहाँ पे आपको मैग्नेटिक मोमेंट, अब अगर ये क्वेश्चन आसान हुआ तो इसको आप ही सॉल्व करोगे। तो आपको यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट गिवन है, इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड स्ट्रेंथ गिवन है, इट इज फ्री टू रोटेट इन द प्लेन ऑफ द फील्ड विच orientation would correspond to its stable unstable equilibrium, what is its potential energy of the magnet in each case। देखो ओरिएंटेशन कब स्टेबल होगी कब अनस्टेबल होगी, तो आपको फिर से पता ही है कि स्टेबल का मतलब वेक्टर m मस्ट बी पैरेलल टू वेक्टर b, ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होंगे, थीटा 0 डिग्री होगा। और अनस्टेबल मतलब वेक्टर m मस्ट बी एंटी पैरेलल टू वेक्टर b, थीटा 180 डिग्री होगा। बाकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो स्टेबल के केस में पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी -mb और अनस्टेबल के केस में +mb। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि भाई क्वेश्चन बड़ा आसान है, प्रैक्टिस के लिए दिया गया है, इसको सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लोजली बाउंड सोलेनॉइड। देखो अगेन क्या क्या गिवन है, नंबर ऑफ टर्न्स, ये कैपिटल N है बेटा, पर यूनिट लेंथ नहीं दिया है। नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, सोलेनॉइड में N पता है, A पता है, उसका करंट पता है जो वो कैरी कर रहा है। एक्सप्लेन द सेंस इन विच द सोलेनॉइड एक्ट लाइक अ बार मैग्नेट एंड व्हाट इज इट्स एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट। यार ये वाला पोर्शन तो आप आंसर कर सकते हो कि व्हेन डज द सोलेनॉइड एक्ट एज अ बार मैग्नेट। सो बेसिकली मैंने आपको बताया था आइडियल सोलेनॉइड, अ वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड, अगर सोलेनॉइड की जो लेंथ है ना, लेंथ काफी बड़ी हो कंपेयर टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, देखो लेंथ बड़ी होगी तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ भी बड़े ही होंगे। तो यहाँ पे जो 800 वैल्यू है, ठीक है, क्या वो क्रॉस सेक्शनल एरिया के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ी है, तो यस ये काफ़ी बड़ी है। तो यहाँ पे आपको खाली एक्सप्लेन करना है, इफ़ द लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इज वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया इट बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। ओके, अब आगे बोला है व्हाट इज इट्स एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट। तो भाई मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो NIA होता है। आपके पास N है, I है, A है, तो इसका कैलकुलेशन पॉसिबल है। यू कैन कैलकुलेट एंड ड्रॉप योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। यहाँ पे आपको मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है बार मैग्नेट का, लाइज अलाइंड विद द डायरेक्शन ऑफ द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, इसमें बोला है कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो मैग्नेटिक फील्ड और यूनिफॉर्म फील्ड है उसके साथ अलाइंड है, और फील्ड स्ट्रेंथ आपको दी हुई है 0.22 टेस्ला। पार्ट ए, what is the amount of work done, so what is the amount of work required by an external torque to turn the magnet so as to align its magnetic moment? First, normal to the field direction। तो पहला केस है अगर मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट फील्ड की डायरेक्शन से परपेंडिकुलर हो तो कितना वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब कि UF माइनस UI, ठीक है।
यू एफ क्या हो जाएगा भाई, यू क्या होता है, यू होता है माइनस वेक्टर एम डॉट वेक्टर बी, ये होता है। तो यहाँ पे जब 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा, cos 90 जीरो होता है, तो यू एफ हो जाएगा आपका जीरो माइनस यू आई, इनिशियली पैरेलल था, है ना, और पैरेलल होने पर माइनस एम बी, ये एनर्जी होती है, तो एम टाइम्स बी, ये वर्क डन आया। मैग्नेटिक मोमेंट आपको यहाँ पे क्वेश्चन में देखो गिवन है और बी गिवन है, दोनों की वैल्यू आपको यहाँ पे रखनी है ना। मैग्नेटिक मोमेंट कितना है 1.5 स्टैंडर्ड यूनिट्स में, बी कितना है 0.22, तो ये जो भी आएगा आपका जूल्स में आंसर यहाँ पे आ जाएगा। सेकेंड पार्ट में बोला है ऑपोजिट टू द फील्ड डायरेक्शन, तो सेकेंड, ये तो अपना फर्स्ट पार्ट हो गया। वंस अगेन सेकेंड पार्ट में भी सेम ही चीज करेंगे, वर्क डन इज इक्वल्स टू डेल्टा यू यू एफ माइनस यू आई। अब अगर वो ठीक एंटी पैरेलल हो जाए, मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन एंटी पैरेलल हो जाए फील्ड के डायरेक्शन की, तो यहाँ पे जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो एम बी हो जाएगी, माइनस इनिशियल माइनस एम बी थी, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा एम बी प्लस एम बी, 2mb, है ना, इजी टू कैलकुलेट। व्हाट इज द टॉर्क ऑन द मैग्नेटिक, व्हाट इज द टॉर्क ऑन द मैग्नेट इन केसेस फर्स्ट एंड सेकंड, तो चाहे आप फर्स्ट केस की बात करो चाहे आप सेकंड केस की बात करो, टॉर्क क्या होगा ये पूछा गया है, ठीक है। फर्स्ट केस में वेक्टर एम इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, टॉर्क क्या होता है बेटा एम बी साइन थीटा, ये होता है, तो यहाँ पे थीटा कितना है 90 डिग्री है, साइन 90 कितना होता है, साइन 91 होता है, तो टॉर्क कितना आ जाएगा एम बी आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर सेकेंड केस की बात करी जाए, तो सेकेंड केस में साइन 180 कितना होता है 0, तो टॉर्क कितना आ जाएगा 0। तो ऐसे सिंपलिस्टिक क्वेश्चन आएंगे इस टॉपिक पे, अगर बार मैग्नेट इज इफ बार मैग्नेट इज केप्ट इन अ यूनिफॉर्म फील्ड, तो वहां पे जो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन आएंगे वो डिफिकल्ट नहीं होंगे, सिंपल होंगे, ठीक है। ओके, वन मोर क्वेश्चन नाउ। सो अ क्लोजली वाउंड सोलेनॉइड 2000 टर्न्स, अगेन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स आपको गिवन है, एरिया आपको गिवन है, ठीक है, कैरिंग अ करंट आई आपको गिवन है, सस्पेंडेड थ्रू इट सेंटर अलाउइंग इट टू टर्न इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। देखो बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा ये, क्यों, क्योंकि सोलेनॉइड है, काफी कम एरिया और काफी ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स है, इट इज गोइंग टू बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट। बोला है कि सोलेनॉइड को बीच से बांध के लटका दिया हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, जैसे मैग्नेटिक नीडल मूव कर सकती है ऐसे ही सोलेनॉइड मूव कर सकता है। तो आप इसको सोलेनॉइड ना मान के एक बार मैग्नेट मान के चलो। तो पहले तो बोला है कि भाई मैग्नेटिक मोमेंट निकालो, तो मैग्नेटिक मोमेंट निकालो कैसे, एन आई ए करके, जब मैं बोल रही हूँ निकालो तो अभी कर लो, करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। फिर बोला है व्हाट इज द फोर्स एंड टॉर्क ऑन द सोलेनॉइड इन अ यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, यहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो गिवन है। पहली बात करी जाए फोर्स की, तो किसी भी बार मैग्नेट पे यूनिफॉर्म फील्ड पे नेट फोर्स 0 होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा एफ नेट इक्वल्स टू 0, देयर विल नॉट बी एनी फोर्स एक्टिंग ऑन द सोलेनॉइड बिकॉज इट इज बिहेविंग लाइक अ बार मैग्नेट। उसके बाद बोला है टॉर्क, हाँ तो टॉर्क आप निकाल सकते हो, हाउ डू यू कैलकुलेट बेटा टॉर्क, इस क्वेश्चन का जो बी पार्ट है इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा, ठीक है। Field strength is set up at an angle of 30 डिग्री with the axis of the solenoid। तो बोला गया है कि जो भी सोलेनॉइड की एक्सिस है वो आप मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन ले सकते हो, और जो मैग्नेटिक फील्ड है इन दोनों के बीच में 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो टॉर्क कितना हो जाएगा, साइन 30 होता है 1/2 एम बी अपॉन 2। अब फर्स्ट पार्ट में आपको एन आई ए करना है, तो एन आई ए बी अपॉन 2, ठीक है। ऑल ऑफ दीज आर प्रैक्टिस क्वेश्चंस, आई हैव टोल्ड यू कैसे सॉल्व करना है, कौन सा अप्रोच लग रहा है, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग बेटा ये छोटे छोटे जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सारे आप सॉल्व करोगे और आंसर्स को कमेंट बॉक्स में बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शॉर्ट बार मैग्नेट हैज मैग्नेटिक मोमेंट, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है शॉर्ट बार मैग्नेट का। गिव द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ magnetic field produced by the magnet at a distance 10 centimeter from the center of the magnet on the axis and on the equatorial lines। क्योंकि यहाँ पे आपके क्वालिटेटिव स्टडी है सिलेबस में, तो बार मैग्नेट, शॉर्ट बार मैग्नेट का मतलब क्या है, यहाँ पे शॉर्ट बार मैग्नेट का मतलब है शॉर्ट डाइपोल, ठीक है।
शॉर्ट बार मैग्नेट का मतलब है शॉर्ट डाइपोल, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कि ये S और ये N है, तो जो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन है वो ऐसा हो गया। किसी पॉइंट P पे जो एक्सिस पे आ रही है, तो बी एक्सियल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 टाइम्स M बाय आर क्यूब। और बोला है एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, तो यहाँ पे R आपको कितना लेना है, 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। ये जो P पॉइंट से डिस्टेंस है सेंटर का, ऐसे ही इसको, ये आपका R हो गया इस केस में, वही 10 सेंटीमीटर सेंटर से। B इक्वेटोरियल आप लोगे, कितना आएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई M अपॉन आर क्यूब, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हो गए, इन फॉर्मूलों में जो भी वैल्यूज है वो निकाल के हम पुट करेंगे। अब वैल्यूज क्या क्या दी है हमें, यहाँ पे हमें R गिवन है, ये R है, और यहाँ पे हमें M गिवन है, दो ही वैल्यू चाहिए, दोनों गिवन है। तो चलो अगर B एक्सियल निकालेंगे, B एक्सियल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई की जगह पे हम क्या रखेंगे, 10 की पावर -7 इंटू 2 इंटू M की वैल्यू 0.48 डिवाइडेड बाय R का क्यूब, यानी कि 10 इंटू 10 टू द पावर -2 का क्यूब, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो बेटा, 10 टू द पावर -7 इंटू 2 इंटू 0.48 डिवाइडेड बाय 10 की पावर, ये क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब, तो 10 की पावर -3, तो 10 की पावर -3 ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 8 16 का 6 कैरी 1, तो 0.96 इंटू 10 की पावर -7 + 3 तो -4 टेस्ला। ये आ गई फील्ड, ये आ गई आपकी एक्सिस पे। अगर इक्वेटोरियल फील्ड की बात करी जाए, ठीक है, देखो जो भी आपकी फील्ड आई है ना, बेसिकली इसको अगर मैं कहूँ कि ये x है, तो ये कितनी है बेटा, ये 2 टाइम्स x है, करेक्ट। तो हमने जो वैल्यू निकाली है वो 2x की निकाली है, 2x की वैल्यू निकाली है। अगर x निकालनी है तो जो वैल्यू आई है उसका हाफ कर दो, 0.96 इंटू 10 की पावर -4, इसका हाफ कर दो, ठीक है। हाफ करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.48 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला, सिंपल, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर पे, बहुत भयंकर न्यूमेरिकल नहीं आने वाले हैं, आएंगे तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन भले थोड़े भयंकर हो सकते हैं। तो वंस अगेन लेट अस डिस्कस कि इस चैप्टर में हमने कौन कौन से टॉपिक्स कवर करे हैं। हमने बार मैग्नेट पढ़ा, बार मैग्नेट सोलेनॉइड के जैसे या सोलेनॉइड बार मैग्नेट के जैसे कैसे बिहेव करता है वो पढ़ा। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से उसकी एक्सिस पे परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, मतलब एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन पे हमने पढ़ा, ठीक। क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट, डेरिवेशन नहीं करा है, ठीक है। टॉर्क ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल, मतलब बार मैग्नेट पे कितना टॉर्क लगेगा अगर उसको यूनिफॉर्म फील्ड में रखा जाए। यहाँ पे एक जो सेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसको थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे, अभी डिटेल में नहीं करा था, एक बार और डिस्कस करेंगे। फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, क्योंकि ये मैंने बोला था कि उतना इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं है तो, लेकिन अभी डिस्कस करेंगे फिर भी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, पैरामैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, मैग्नेटाइजेशन ऑफ द मटेरियल्स, टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को, ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी। और फिर लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो एक्सपेक्टेड है कि गिवन टॉपिक से आ सकते हैं, क्योंकि देखो न्यूमेरिकल आने वाले चांसेस यहाँ पे तो यही है, और उसके अलावा यहाँ पे जो मैग्नेटाइजेशन वाला पोर्शन है इसके ऊपर भी हमने एक न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, तो यहाँ से आ सकते हैं। दोनों ही सेक्शन पे हमने एक्सपेक्टेड न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए हैं। अब अगर बात करी जाए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, अगेन इनको क्या बोला जाएगा, लाइंस ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं, लाइंस ऑफ फोर्स भी इसको कहा जा सकता है। जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी थी, कुछ प्रॉपर्टी सेम रहेंगी। क्या दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर सकती हैं, नहीं कर सकती, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या दिखा रही है, नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है आउटसाइड द मैग्नेट, यानी कि इस पॉइंट पे ये साउथ की डायरेक्शन दिखा रही है, दूसरी जो फील्ड लाइन होगी वो दूसरा साउथ दिखा रही होगी, तो एक पॉइंट पे दो साउथ पॉसिबल नहीं है। तो पहली प्रॉपर्टी तो वही है कि टू magnetic field lines can never intersect each other, can never intersect each other, ठीक है, ओके। उसके अलावा मैंने आपको बताया था फॉर्म्स क्लोज लूप्स
क्लोज लूप बनाते हैं, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि जहां पे फील्ड लाइन क्राउडेड होगी, जैसे अगर मैं बार मैग्नेट की बात करूं तो बार मैग्नेट के पोल्स के पास फील्ड लाइन क्राउडेड होती है, तो जहां पे फील्ड लाइन क्राउडेड होगी वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, और जहां पे दूर दूर होगी वहां पे स्ट्रेंथ कैसी है, वीक है, ठीक है। फिर हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में डाइपोल के चारों तरफ कैसी फील्ड लाइन बनती है, या फिर बार मैग्नेट के चारों तरफ कैसी फील्ड लाइन बनती है, दोनों की हमने कंपैरिजन करी थी, है ना। दोनों फील्ड लाइंस का कंपैरिजन देखा था कि ये क्लोज लूप बनाती है पर वो क्लोज लूप नहीं बनाती, वो पॉजिटिव चार्ज पे स्टार्ट होती है और नेगेटिव चार्ज पे एंड होती है। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं दोनों की फील्ड लाइंस के बीच के, ठीक है बच्चों। इसी के साथ ये जो चैप्टर है ये खत्म होता है। अब मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा जानकारी आपको दे दूं कि देखो इजीली का प्लेटफॉर्म सिर्फ यूट्यूब तक लिमिटेड नहीं है, इजीली के पास खुद की वेबसाइट है ना, और वेबसाइट के साथ साथ ऐप है, टेलीग्राम चैनल है, ये सारे वो मीडियम हैं जहाँ से आप और भी ज़्यादा मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। अगर मैं बात करूँ इजीली ऐप की, अगर आप प्ले स्टोर पे जाके इजीली लर्न विद अ स्माइल ऐप डाउनलोड करते हो, बहुत बेसिक स्टेप्स, नंबर डाला, ओटीपी को ग्रहण किया, नंबर डाल के जब आप ओटीपी को ग्रहण करते हो और बेसिक इन्फॉर्मेशन भरते हो, ये पॉइंट याद रखें ना कि ऐप यूज़ करते टाइम आपकी लोकेशन ऑन रहनी चाहिए, है ना। उसके बाद वही जैसे आप किसी भी ऐप में बेसिक स्टेप्स करते हो, तो ये करने के बाद यहाँ से खुलता है पिटारा। आप देख सकते हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के कोर्सेज, 11th 12th के कोर्सेज और CUET के कोर्सेज यहाँ पे डले हुए हैं, कुछ डल भी रहे हैं। तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा कंटेंट मटेरियल मिलता है, DPPs वगैरह मिलती है, डाउट सॉल्विंग फैकल्टीज ऑल द टाइम 24 आवर्स अवेलेबल है। अगर आप वहाँ पे जाकर अपनी कोई भी क्वेरी किसी भी कॉन्टेक्स्ट में पूछते हो वो बताया जाता है। तो आप ऐप को डाउनलोड करो। अब बेसिकली अगर आप 11th 12th वाला सेक्शन चूज करते हो तो 11th 12th में यहाँ पे 4 बैचेस चल रहे हैं। देखो उदय, शिखर ये कॉमर्स के हैं और प्रारंभ टॉपर्स ये साइंस के हैं। प्रारंभ साइंस 11th और टॉपर्स साइंस 12th का है। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे जब अपनी क्लास सेलेक्ट करते हो और फिर नेक्स्ट पे क्लिक करते हो तो आपको उस पर्टिकुलर बैच के सारे सब्जेक्ट का कोर्स मिलता है। यहाँ पे वीडियोस ऐड फ्री होंगी, कोई ऐड नहीं आएगी वीडियो पे, और हर वीडियो के साथ आपको 15 से 20 क्वेश्चन के डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी दिए जाते हैं। और वैसे मैंने पहले ही बताया, फॉर एग्जांपल अब यहाँ वन शॉट में अगर आप करंट इलेक्ट्रिसिटी या मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हो और किसी टॉपिक में आपको कोई कंफ्यूजन है जिसको डिटेल में समझना है, तो ये जो वीडियोज़ हैं ये काफ़ी डिटेल्ड वीडियोज़ हैं और ये नीट लेवल को टच करते हैं, मतलब नीट भी आपका इसमें प्रिपेयर हो जाएगा। हाँ, यहाँ जो आपको ये कोर्स फी दिखती है, ये एनुअल कोर्स फी एक्चुअली 0 है, 0, ठीक है, कुछ नहीं लगना। सिर्फ एक छोटा सा स्टेप आपको यहाँ पे अप्लाई करना है कि ये कोर्स को आप कार्ट में ऐड करके फ्री इजीली कूपन कोड अप्लाई करो। सो देयर इज़ नो फीस आफ्टर दैट, ठीक है। तो यहाँ पे आज की क्लास की जर्नी हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग ट्यून्ड, फॉर बीइंग विद अस, ऑलवेज लर्न विद अ स्माइल। सी यू इन नेक्स्ट वन शॉट, एक और वन शॉट क्लास में एक और चैप्टर हम फिनिश करेंगे।